बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट डेज हाई पर कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको। निफ्टी, बैंक निफ्टी डेज हाई पर है और सबसे बड़ी तस्वीर आज की ब्रेंट देखिए, करीब करीब $40 के आसपास कामकाज कर रहा है, जिसने जान फूकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो डेज हाई पर हम कामकाज कर रहे हैं, कारण समझने की कोशिश करेंगे। अब बड़ा सवाल ये कि अब कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे अब इस बाजार में, सब पे होगी चर्चा विस्तार में शो में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। ईरान के US से बातचीत के अंतिम दौर में होने कंफर्म करने से बाजार में बढ़ा तेजी का जोश। निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 23,500 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी में भी 1100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 6% फिसला, रुपया भी करीब ₹1 मजबूत। कच्चे तेल के $87 के नीचे फिसलने से OMC शेयरों में जोश। 2% ज्यादा चढ़े BPCL, HPCL और IOC। उधर इंडिगो में करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही पिडिलाइट और एशियन पेंट्स में भी रौनक कायम, लेकिन ONGC और इंडिया फिसले। डिफेंस, कैपिटल गुड्स और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा रफ्तार, करीब 1.5% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। डिफेंस में MTR टेक का शेयर करीब 13% उछला। साथ ही ऑटो, NBFCs, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स में भी तेजी। सभी इंडेक्स पर 1% से ज्यादा की तेजी। सोने में चमक लौटने से गोल्ड फाइनेंस शेयरों में लौटी बहार। मुथूट और मणप्पुरम फाइनेंस में 3% ज्यादा की मजबूती। वहीं चांदी की कीमतों में उछाल से हिंदुस्तान जिंक में तेजी का। JSW इंफ्रा की QIP के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। केपिक्स और सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम पूरा करने के लिए ला सकती है QIP इशू। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर। आज शाम एलन मस्क की SpaceX की मेगा लिस्टिंग। कंपनी ने $2.25 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए करीब $75 बिलियन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। 1.5 घंटे नॉन स्टॉप बातचीत होगी मार्केट के ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेंगे। गुड आफ्टरनून टू यू वीरेंद्र जी। और गुड आफ्टरनून श्रेया। मार्केट 23,500 के पार है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है उसको एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले US ईरान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आती हुई और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और खबर सामने आ रही है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक MOU ड्राफ्ट पर चर्चा हो रही है, इनफैक्ट हुई है। ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं क्योंकि मार्केट पर उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। डेज हाई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ। लेकिन आशीष से समझ लेते हैं कि MOU पर क्या चर्चा हुई है और क्या अभी बड़े अपडेट्स। आशीष, देखिए, यही MOU जो आया इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब इस MOU को देखें तो ना कि सिर्फ युद्ध खत्म करने के बीच में आपसी सहमति यहाँ पर डिस्कस की गई है, लेकिन साथ में आप देखें तो ये जो पूरा रीजन जहां पर लंबे समय से लगातार तनाव देखने को मिल रहा था, इसको स्टेबलाइज करने के पॉइंट्स इस MOU में हाईलाइट किए गए हैं। ना कि सिर्फ युद्ध खत्म होगा, बाकी ईरान को आगे जाके कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा इसके चलते भी देखें। और इसकी पुष्टि आप देखें तो ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से देखने को मिल रही है। कुछ और एजेंसीज हैं जो ये कंफर्म करके बता रही हैं कि ईरान ने ये MOU को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में एक आपसी पेज सहमत किया गया है। इसके बाद अग्रीमेंट यहाँ पर किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या खास है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आप देखें तो इसमें बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो ऑयल सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर अमेरिका के माध्यम से,
वो अब यहाँ पर जाकर हटाए जाएंगे। और इसी के चलते आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सालों से ईरान का क्रूड मार्केट में नहीं है। अब वैसे भी आप देखें तो ईरान का अगर क्रूड मार्केट में आ जाता है तो ये ब्रेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, और इसी का असर है। बात करते करते 87 से 86 डॉलर के करीब ब्रेंट ऑयल यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन भारतीय मार्केट्स के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि इसमें जो कंजेशन यहाँ पर देखने को मिला है, रुकावट यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिली थी, इसको खोलने की बात की जा रही है। और यहाँ से तकरीबन 20% से ज़्यादा की ऑयल सप्लाई ग्लोबली यहाँ से मूव होती है। तो अगर ये खुलता है तो और बड़ा। लेकिन साथ में आप देखें तो जो तनाव है इसे घटाने के लिए ईरान की तरफ से ये भी रखा गया है कि यूएस अपनी जो सैन्य शक्ति है वो थोड़ी सी कम करेगा, प्रेजेंस यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की कम की जाएगी, जिसके चलते भी आप देखें तो दोनों देशों के बीच में जो तनाव लगातार बना हुआ है, अब इसे काफ़ी हद तक यहाँ पर सुलझाया जा सकता है। और इस खबर के असर के चलते आप देखिए ऑलरेडी, क्योंकि ओपेक की तरफ से सप्लाई बढ़ाने की बात कही जा रही थी, बेरिश ट्रंप है काफ़ी लंबे समय से ब्रेंट ऑयल के ऊपर, और बात करते करते आप देखें तो 85-86 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर है कि एमओयू यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आगे जाके देखेंगे कि एग्रीमेंट कैसे होता है। बहुत शुक्रिया आशीष, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने के लिए। तो एमओयू डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले आप अपडेट इस पूरे खबर पर CNBC आवाज़ पर देख रहे होंगे। अब मार्केट लेकर आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी, और साथ ही वीरेंद्र जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। और सर, जो सारे ट्रिगर्स थे, क्यूज थे सुबह, वो फेवर में आती हुई। अब मिडिल ईस्ट तनाव होने की उम्मीद कम है। ब्रेंट जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था वो 86 के आसपास कामकाज कर रहा है। ग्लोबल बाजारों में मजबूती है। यूएस फ्यूचर्स अच्छे तेज़ी के साथ यहाँ पर फिलहाल आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो ये तमाम चीज़ें मार्केट के फेवर में तो है, डेज हाइपर कर रहे हैं कारोबार। लेकिन जो अहम सवाल कि इसे अप्रोच कैसे करें, निफ्टी पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रीट करना है, जो अभी तक प्रॉफिट में है उनका क्या रास्ता होगा, काफ़ी कंफ्यूजन है, सब जानना चाह रहे हैं। तो बताएं सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक। बिल्कुल बिल्कुल शशा, गुड आफ्टरनून। देखिए, दो चीज़ देखिए, पहले आप रुपए को देखिए। रुपया इसको एंजॉय करता हुआ, रुपया पहले से अगर आप देखिए पिछले हफ्ते से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में था। श्रेया, फ्रॉम रीसेंट हाइज अगर आप देखें, क्रूड 126 का हाई था, अब यानी कुल मिला के ये लगभग $40 का रिट्रेसमेंट। खबर बहुत अच्छी है। देखिए श्रेया, पता है जो सुबह खबर थी, यूएस ने जो कहा कि अभी हमला नहीं करेंगे, है ना, हस्ताक्षर होंगे अगर आप देखें तो इस डील पर, बाजार उसको लेके भी अगर आप देखें थोड़ा सा संकोच फील कर रहा था। मैं 12 बजे तक के स्टैट्स देख रहा था श्रेया, बाजार एक रेंज में ही था। बहुत निफ्टी बैंक वाज डूइंग वेल क्योंकि क्रूड नीचे था, लेकिन निफ्टी रेंज में था। लेकिन इस खबर ने अपना काम किया। ये है उस खबर का दूसरा अंश जो बाजार जिसकी अपेक्षा कर रहा था, ये वो अंश पूरा हो गया, है ना, इसीलिए बाजार इसको एंजॉय कर रहा है श्रेया। देखिए, बड़ी खबर है श्रेया, हमारी तमाम दिक्कतों में से लगभग 70% दिक्कत क्रूड थी, और ये अगर आप देखें 60% मान के चलिए, बाकी ट्रेड डील, बाकी आईटी हमारी कुछ कंसर्न्स हैं, बट ये बड़ी बड़ी खबर है श्रेया, आप यकीन मानिए। श्रेया, 12 बजे तक कॉल राइटर से ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे थे। आपका प्रश्न ये है ना कि क्या होगा। श्रेया, इस प्राइस पर एक बार निफ्टी लेके आइए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे है करीब 23,512। मैंने 12 बजे की अपनी रणनीति में एक बात कही थी क्लियरली, 12 बजे की रणनीति सुनिएगा। निफ्टी ने हायर रेंजेस पे, इवन जब भी खबर नहीं थी, एक चैलेंज था, निफ्टी जाएगा पिछले पुट राइटर्स के जोन पे 23,300 पे। आज इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। एक ट्रेड अगर इमर्ज होगा बाय का, वो 23,300 या 250 पे होगा एज पर पुट राइटिंग स्टैट्स। 300 गया, और वहीं से अगर आप देखें इंट्राडे लो क्या है 13, वहीं से शूट अप हुआ। श्रेया, इस प्राइस पे 517, यानी आप 23,517 पे 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप 20 डेमा के ऊपर है। खबर का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है। तरीके से अगर आप देखा जाए तो इसके बाद जो चैनल खुलती है, देखिए मैं यहाँ छोटे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस की बात नहीं करूंगा, मैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस की बात नहीं करूंगा। ट्रेजेक्ट्री, आप ग्लोबल मार्केट्स में सबसे अंडर परफॉर्म करने वाला इंडेक्स है निफ्टी बैंक, ये निफ्टी, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इस हफ्ते का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स होगा जब आप पैमाइश करेंगी क्लोजिंग बेसिस पे, बट दिस इज द वर्स्ट इंडेक्स सो फार। अभी भी देखेंगे तो आप, यानी आप एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहे हैं, और ये चैनल शेयर कम से कम नहीं तो खुलेगी तो 23,757 की। अब आप मुझसे पूछे कि 23,757 और 700 क्या है, तो वहां पे आता है आपका 50 डे, जहां पे आप 27 मई यानी मई सीरीज के क्लोजिंग के वक्त भी गए थे। तो ये चैनल वहां तक की खुलती है। अगर इस न्यूज में वाकई अगर आप देखें दम है,
अब स्टैट्स लेके आइए प्लीज जरा, निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए, पुट राइटिंग के, कॉल राइटिंग के। आप जरा इस वक्त के स्टैट्स देखिए, श्रेया स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 23,300 पे हुई थी, अब वो उठ के 23,400 और 23,500 की स्ट्राइक पे भी विजिबल है। तो मैं ये कहूंगा श्रेया, अगर इस खबर में वाकई दम है, ये देखिए जरा 23,350 की पुट देखिए, 23,300 की पुट देखिए, 1 करोड़ का आउट बिल्डअप। कुछ दिन में डायरेक्टर साहब इस पर 400-500 की पुट भी रखिएगा। और 23,500 की कॉल में सिर्फ 44 लाख और 23,600 की कॉल में सिर्फ 10 लाख। यानी हम श्रेया, अगर हम 23,510, 23,520 के ऊपर भी एक क्लोजिंग दे देंगे, और इस खबर में अगर वाकई अगर आप देखें ये सत्य रही और सही रहा, तो हम फर्स्ट इंस्टेंस में श्रेया निफ्टी के लिए करीब करीब 23,757, 23,700 की ट्रैजेक्टरी ओपन है 50 डे में श्रेया, एज पर दीज स्टैट्स, एज पर दीज सर्कमस्टेंसेस श्रेया। ओके, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स तो हमने समझ लिए और क्लोजिंग के लिहाज से 23,500, 520 का इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन बैंक निफ्टी और साथ ही जिस तरीके से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, 1200 अंक ऊपर हम सर 56,412 के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं। और लगातार बात हुई थी जब मार्केट का सेंटिमेंट भी वीक था, तब भी आपने कहा था कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, शॉर्ट करने की तो फिलहाल सलाह नहीं होगी। हमने स्ट्रेंथ देखी पिछले कुछ सत्रों से, आज तो 2% ऊपर है। क्रूड मिनर में एक बड़ा फायदा दिखाता हुआ बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? जो प्रॉफिट में है, जो लॉन्ग बने हुए हैं निफ्टी बैंक पर, वो क्या करे? अभी बुक करना चाहिए या फिर थोड़ा क्लोजिंग के लेवल्स का वेट करेंगे फिर स्ट्रैटेजी तैयार होगी? ओवरऑल व्यू क्या भी बैंक निफ्टी पर? देखिए श्रेया, निफ्टी के साथ कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। मैंने निफ्टी के केस में क्या कहा, 23,757 और 700 वहां पे 50 डे में है। बट इस प्राइस पे जरा मेरा सुबह का मॉर्निंग व्यू लेके आइएगा। अगला टफ रेजिस्टेंस पोजिशनली क्या है, दैट वाज 56,250 के आसपास था। हम उसको भी पार कर चुके हैं, और क्रूड एट 86 निफ्टी बैंक एंजॉय करेगा श्रेया इसको। निफ्टी ये प्राइवेट बैंक्स पहले ही बहुत स्ट्रांग थे, अब पीएसयूज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थैंक्स टू, अगर आप देखें आपका ये क्रूड। शायद निफ्टी अब इस वक्त निफ्टी बैंक अब सारे एवरेजेस के ऊपर है। मैंने क्या कहा था, लास्ट हर्डल इज एट 56,110, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप 56,000 के कॉलेक्टर के ऊपर हैं, आप 100 डेमा के ऊपर हैं, आप 200 डेमा के ऊपर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, छोटे प्रोस्पेक्टिव से मत देखिएगा इस खबर को, थोड़ा बड़ा प्रोस्पेक्टिव रखिए। सिर्फ आज क्लोजिंग में थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा, बट इस वक्त हम 21 अप्रैल को जो हमने प्राइस बिहेवियर दिखाया था, मैं बोल रहा हूं जाके जाइए अपने चार्ट्स को चेक करिए, हमारा 21 अप्रैल को इसी ट्रैजेक्टरी से रिवर्सल आया था। प्राइस ये नहीं था, लेवल था। उस दिन भी आप 100-200 पार कर रहे थे, लेकिन आप टिके नहीं थे। श्रेया, इस लेवल पर टिकने का मतलब है एटलीस्ट बैंक निफ्टी प्रिपेयर करेगा यहां से अपने आप को कम से कम नहीं तो 1000 पॉइंट के लिए, और वो आता है जोन करीब 47,470 का। बट फिर कह रहा हूं श्रेया, ये कमेंट्स हैं बैंक निफ्टी पे करीब 57,400 के लिए, यानी करीब यहां से 1000 पॉइंट, निफ्टी के लिए यहां से करीब 250 पॉइंट ऊपर। बट इस खबर में फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, ये रिस्क आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बट इस वक्त एक और चीज़ है श्रेया, अगर आप थोड़ा सा इंडेक्स से अनकंफर्टेबल है ना, तो प्लीज फोकस ऑन प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स अपना वो डिफरेंशियल पूरा कर रहे हैं जो कि परसिस्ट करता है सरकारी और प्राइवेट बैंक की परफॉर्मेंस में। प्राइवेट बैंक्स बहुत ही स्ट्रांगली पॉइंट है इस वक्त। ट्रेंडिंग स्टॉक्स और टाइटम का क्रम शेयर। राइट, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस देखिए आप, यहाँ पर इंडेक्स 2% से ऊपर उठता हुआ और यहाँ पर अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। ब्रेथ शानदार है मार्केट की, और जिस तरीके से हमने डिस्कस किया अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स और कारण भी समझे हमने, जिस तरीके से डील अब साइन हो सकती है युद्ध खत्म करने को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सब कुछ तैयार है और वीकेंड पे शायद साइन भी हो जाए। यूरोप में रुपए मजबूत है, ब्रेंट नीचे है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको मार्केट में नजर आएगा। क्रूड 86 के आसपास कर रहा है कामकाज, 2 महीने के निचले स्तरों पर, तो सारे स्टॉक्स फोकस में। इंटरग्लोब एविएशन देखिए 4% ऊपर और निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। पूरा फाइनेंशियल स्पेस, बैंकिंग स्पेस फोकस में है। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आपको 2% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस देखिए लगभग 5.6% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ, और HDFC बैंक देखिए 3% ऊपर है। आज के सेशन में निफ्टी का टॉप गेनर है ये। वायदा में भी अगर आप देखें तो स्टॉक्स आपको नजर आएंगे जहां पर दमखम, एक तो अशोक लीलैंड पूरा ऑटो पैक फोकस में, हालांकि काफी करेक्ट भी हुआ था ये स्टॉक, लेकिन आज देखिए
7.5% की तेजी। आइनॉक्स विंड यहाँ पर आज मजबूती देखने को मिल रही है 6.5%। वोडाफोन आइडिया कल भी तेज था, आज भी तेज है, लगातार इसमें पॉजिटिव खबर है, उसका एक इम्पैक्ट। और मोतीलाल ओसवाल तो 6.5% की तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। यूबीएस की कवरेज शुरू हुई थी इस पर और उसका एक बड़ा फायदा देखने को मिला। लेकिन अच्छे मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स जो बैकफुट पर, जाहिर तौर पर क्रूड में नरमी तो उसका असर ओएनजीसी पे पड़ता है नेगेटिव, 2.5 और 3.25% नीचे नजर आएगा। आईटी पैक अभी भी बैकफुट पर है। टेक महिंद्रा 2.5% नीचे है। पावर ग्रिड आज थोड़ा यहाँ पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है, 1% नीचे। और कोल इंडिया थोड़ा टूटा आज, लगभग 0.5% के करीब। वायदा में उनो मिंडा कुछ जहां पे कुछ चुनिंदा काउंटर्स ऑटो एंसरीज के अच्छा कर रहे हैं, वहीं कुछ में मुनाफा वसूली 2.5% नीचे है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तो आज सुबह से ही कमजोर था, अभी भी 2% नीचे। ऑयल इंडिया अगेन क्रूड में नरमी का इसका इम्पैक्ट 3% नीचे। और पावर ग्रिड अगेन वायदा में भी ये शुमार है, तो लगभग 1% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन शो में आगे होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांजी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावा, मानस जायसवाल, आशीष बहिती, अमित सेठ, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर विवेक से समझेंगे कि आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फोकस में क्यों है। 2:30 बजे कंचन बताएंगी बॉश के शेयर में आज रफ्तार क्यों है। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ स्पेस एक्स की लिस्टिंग की डिटेल्स। 2:40 पर नुपुर बताएंगे वेदांता से डीमर्ज हुई 4 कंपनियों की लिस्टिंग की पूरी डिटेल्स। 2:50 पर नुपुर आपको मई में एमएफ्स ने कहाँ खरीदारी और बिकवाली की, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ बेचा और कहाँ खरीदा, वो डिटेल समझेंगे। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइस के एएमसी इक्विटीज सीआईओ त्रिदीप भट्टाचार्य जी। और 3:05 पे वीरेंद्र जी से सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी। 3:10 पे डीलिंग रूम चेक। 3:15 पे होगा बीटीएस टीबीटी कॉल। लेकिन 3:20 पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, कल के अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स वो समझ लेंगे कंचन से। ओके चलिए, और निफ्टी बैंक पे ये बात हो गई। और मैं फिर कह रहा हूँ, दर्शकों से गुजारिश है कि सिर्फ आप इस क्लोजिंग के 15, 20, 25, 30 पॉइंट पे मत फोकस कीजिएगा। ऐसी बड़ी खबरों के ऊपर जब ये युद्ध शुरू हुआ था, आप सिर्फ दर्शकों को दिखाइएगा कि ये शुरू हुआ था 27 मार्च को, पहला गोला गिरा था जनाब। निफ्टी का लेवल था 25,500 और आप 23,500 पे हैं इस वक्त। स्थिति का सुधरना, उसको थोड़ा सा ना बड़े पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा, ना कि छोटे। ये जो खबर आई है, हम सीएनबीसी आवाज़ पे इसको तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये उस खबर का सेकेंड हाफ था, सबसे क्रिटिकल अंश जो आया है, और इसीलिए बाजार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखिए अपना। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर, आपका इस वक्त का ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। मेरा इस वक्त रहेगा लॉन्ग साइड, वो भी बैंकिंग क्षेत्र से, और रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक का सेटअप मुझे पसंद है। एक ब्रेकआउट मिला हायर टाइम फ्रेम से, ट्रेड कर रहा है 403 पर। स्टॉप लगाएंगे 400 का, मतलब सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। टारगेट 410 पॉसिबल है और नेक्स्ट वीक के लिए हायर जोन देखने को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ आज, तो गाबा सर की पिक हो गई, खरीदारी की राय इन स्तरों पर भी। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। एलएनटी में हमने एक पुल बैक देखा था, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 एमआ पे कंसोलिडेट किया, सारे मूविंग एवरेजेस यहीं पे कंप्रेस थे, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि गैप अप कैंडल के साथ 10, 20 और 50 एमआ क्रॉस किया, तो एक जगह अच्छी है जहां से ये स्टॉक रिकवर कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली एरिया पे, तो अच्छे जोन से रिकवर कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 3960, 3960 का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 4120 के। एलएनटी आपका 4013 पे बाय कॉल, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पर है। एक बार एलएनटी का ओआई भी रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे, थोड़ा सा उसको भी जज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एलएनटी का ओआई रखिएगा प्लीज। एलएनटी का ओआई ठीक है, इट्स 0.42%। सुबह मैंने आपको क्या दिखाया था, बाजार खुलते साथ शॉर्ट कवरिंग, अब इसमें बाइंग हो रही है, यही मैं रखना चाह रहा था। दैट्स गुड। मानस आपका ट्रेड? वीरेन जी, एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। एबी कैपिटल ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था और 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। करंट लेवल्स पे आप तक खरीदारी करने की राय रहेगी। 348 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 367 तक के टारगेट पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं।
चाहे तो 350 वाला कॉल ऑप्शन ले लें, 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 20 रुपए के टारगेट सेट। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल और ये पूरा स्पेस आज फोकस में, यहाँ पे मानस जी की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई। अरुण जी, आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून पैनल। श्रेया जी, बीएससी को बाई करने की सलाह है। 4000 के वापस कॉल लेटर्स के जोन में बीएससी वापस आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है इस बार अगर ब्रेकआउट होता है तो 4090 तक स्टॉक जा सकता है। तो बीएससी को बाई करें, 3952 का स्टॉप लॉस लगाएं, 4090 तक के टारगेट्स। ओके, बीएससी पे आपका एक लॉन्ग कॉल 3995 पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा कॉल होगा श्रीराम फाइनेंस पर। श्रीराम फाइनेंस ने एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है, टेकिंग सपोर्ट एट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये गया है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पर। स्टॉप लॉस रहेगा 900 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1020। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर भी बना हुआ है, सोमिल जी को भी पसंद आ रहा है, खरीदारी के राय इन स्तरों पर। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं इस मार्केट में। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इस वक्त का इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में तेजी चल रही है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फाइनेंशियल्स में दिख रहा है। उसके कारण ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर में नतीजे अच्छे थे और जिस तरीके से बादल छटेंगे इन्फ्लेशन के जो सप्लाई डिसरप्शन के हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर ऑलरेडी इनटू प्राइस। सो एक तो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल है, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजे काफी अच्छे रहे थे Q4 में। ऑलमोस्ट जितनी भी 2-4 बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं 20% से ऊपर का ग्रोथ की थी और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काफी बड़ा ट्रैक्शन दिख रहा था। वहां पर आधार हाउसिंग फाइनेंस पर बाई करने की सलाह रहेगी। 20% से ऊपर का इनका कैगर पिछले 3 साल से चला था और मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है कि आने वाले समय में भी ये मेंटेन रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो इनको बेनिफिट मिल रहा है अफोर्डेबल सेगमेंट में, वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। इंटरेस्ट में भी थोड़ी बेनिफिट मिल रही है। निम्स मोर और लेस स्टेबल रहेगा। आरओए इनका 4.5 से 4.6% के आसपास इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। 1 साल के नजरिए से 600 का प्राइस टारगेट रहेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस के। इस बीच ठीक है, अगर आप देखें कॉल्स पूरी हो गई हैं। मैं एक महत्वपूर्ण खबर, एफएससीआई ने अगर आप देखें नेस्ले को एक नोटिस जारी किया है। मैगी में कीट लार्वा पाए जाने का एक नोटिस है। दैट्स अ बिग वन। मेरे ख्याल से 2015 के बाद, अगर 2015 में आपको याद होगा, एक इशू था मैगी के साथ, उसके बाद पहली बार इस प्रकार का आप देखें कोई इंसिडेंट, मैगी पैकेट में इंसेक्ट्स की शिकायत पर नोटिस है। और काफ़ी समय बाद अगर आप देखें ऐसा कोई इंसिडेंट इनके सबसे क्रिटिकल, सबसे अगर आप देखें फ्रंट लाइन प्रोडक्ट के संदर्भ में, ये 2015 में भी एक बार इशू हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें तो मैगी, ये नेस्ले क्रैक हो रहा है 1395। मैगी में कीट और लार्वा पाए जाने पर जो है वो एफएससीआई ने नेस्ले को जो है वो एक नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर है। प्रशांत, धर्मेश, इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे रीड करते हैं? मेरे ख्याल से 2025 है ना, वो सॉरी 15 में एक ऐसी खबर लेट की थी ना वो, उस वक्त कैसे रीड करेंगे इस खबर को आप? अभी तो सिर्फ मेरे पास शुरुआती टेक्स हैं यहाँ पर भी। केएफसी को भी नोटिस जारी किया इन्होंने। देखिए, काफी सेंसिटिव ये टॉपिक है। विरेंजी खाने से डायरेक्टली रिलेटेड है और ज्यादातर जो मैगी का प्रोडक्ट है वो बच्चे यूज करते हैं। सो मेरे हिसाब से सेंसिटिविटी काफी आएगी। 2015 की जो बात करें तो उस वक्त तो पूरे देश में इसमें काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, बट वो केस का डिसीजन इवेंचुअली इनके फेवर में गया था। नेस्ले के फेवर में वो डिसीजन हुआ था। तो अभी देखना पड़ेगा कि इस बार कैसा रुख लेता है। और ये भी ना भूलें कि नेस्ले वन ऑफ द आउट परफॉर्मर है। एफएमसीजी बास्केट का एक आउटलायर स्टॉक रहा है और प्राइस सेक्शन काफी स्ट्रांग रही थी। वैल्यूएशंस भी काफी हायर मल्टीपल पे। तो इस के मद्देनजर मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग प्रॉफिट टेकिंग तो आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कह पाएंगे कि कितना ये टिकेगा, बट एज ऑफ नाउ डेफिनेटली अ बिग नेगेटिव फॉर नेस्ले। नेगेटिव है, याद रखिएगा। हाइजीन इश्यूज के चलते यहाँ पे एफएससीआई ने एक केएफसी को, अगर आप देखें इस आउटलेट को, एक नोटिस जारी किया है। और श्रेया, इस लेड और ये मैगी में लार्वा और इंसेक्ट्स के अगर आप देखें आरोपों के बीच में, ये सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप देखें तो ये एफएससीआई को शिकायतें मिली थी।
उस पर उन्होंने मेरे ख्याल से कॉग्निजेंस लिया है, उसके बाद ये लेटर दिया है। बट लेट्स सी, बट ये महत्वपूर्ण खबर नेस्ले के लिए, और क्रैक होता हुआ डे लो पर 3.25% नीचे। 3.25% नेस्ले इस खबर के बीच कीट और लार्वा पाए जाने पर नोटिस है। और पहले 2015 की जो आप चर्चा कर रहे थे, लीड मिल रहे थे मैगी मसाला में, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखा था हमने। देखते हैं अब इस खबर पर क्या और डेवलपमेंट होती है। लेकिन हाँ, मैगी का उपयोग भारत में काफ़ी होता है और जगह जगह पर खाए जाते हैं इसे। चलिए अब टेक्निकल कॉल्स का रिकैप कर देती हूँ, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस का भी वेट करते हैं हमारे दर्शक। गाबासा ने कोटक महिंद्रा बैंक चुना है खरीदारी की राय 410 के लेवल पर, 400 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने एल&टी चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। जब भी वॉर में नरमी को लेकर कोई खबर आती है तो एल&टी भागता है। 4120 का टारगेट है, 3960 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने आदित्य बिरला कैपिटल चुना है और सभी बाई साइड की ट्रेड है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की राय है। 367 के टारगेट है, 348 का स्टॉप लॉस। आप चाहें तो ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हैं, वो भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 350 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप, 20 का टारगेट और 9 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी बीएससी के साथ जा रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में पूरा स्पेस फोकस में है। 4090 का टारगेट है, 3950 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने श्रीराम फाइनेंस चुना है और वायदा का निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है श्रीराम फाइनेंस, और पूरी स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ। 1020 का टारगेट है, 900 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में धर्मेश कांत जी ने अपने फंडामेंटल आइडिया में सुझाया आधार हाउसिंग फाइनेंस, जो आप लंबी अवधि के नज़रिए से सोच सकते हैं। खरीदारी की राय नेस्ले 3.5% नीचे इस खबर के बाद, लेकिन इसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, उसके बाद से चला भी था ये स्टॉक। गाबा सर, आप मैगी खाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खाता, मेरा बेटा करता है, मैं नहीं खाता। अच्छा, गाबा सर तो मैगी नहीं खाते, लेकिन वीरू जी बहुत मैगी खाते हैं। जब भी पहाड़ों पे जाते तो सबसे पहले मैगी ही खाते हैं। इस बार खाया, स्पीति में भी खाया और लेह में भी खाया। बिल्कुल। अच्छा। और कोई चॉइस नहीं है वहाँ पर। नहीं, मैगी और कॉफ़ी अगर आप पहाड़ों में आप ले जाइए, नहीं वो होगा। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ दो बड़ी सबसे ऊंची जगहों पर, रोहतांग पास पे और एक नाथुला पास पे, वहाँ भी कॉफ़ी और मैगी मिलती है। शायद तो दुनिया के सबसे ऊंचे अगर आप स्थलों पे भी आपको मैगी मिल जाएगी, हर कोने पे। तो अब खाना, अब लेट्स सी, आई मीन ये सोशल मीडिया के थ्रू उनको शिकायतें मिली हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये इशू एक पहली बार, जैसे कि मैंने कहा था, लेड का वो इशू था। लेट्स सी, बट क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, आई मीन सारे बच्चे खाते हैं मैगी, आपके हमारे घर में सबके यहाँ बनते हैं, तो सेंसिटिव इशू है। लेट्स सी, आई मीन क्या निकल के आता है इसमें से श्रेया। राइट, अब कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ है। एक बार JSW इंफ्रा रखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या कुछ एक्शन, क्योंकि खबर है JSW इंफ्रा जल्द QIP के जरिए करीब करीब 6000 करोड़ जुटा सकती है। और स्टॉक देखिए शानदार रैली कर रहा है, करीब 5% ऊपर है। और ज़्यादा डिटेल ले लेते हैं एक बार CNBC TV 18 के विवेक IAS से। विवेक, गुड आफ्टरनून। JSW इंफ्रा अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज, QIP की खबरें क्या है, डिटेल्स बताएं। जी हाँ, JSW इंफ्रा फोकस में है। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि कंपनी काफ़ी बड़ा फंड रेज प्लान कर रहा है और ये पर्टिकुलर फंड रेज जो होगा वो QIP रूट के होगा, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रूट के होगा। याद रखिए, JSW इंफ्रा ने इस साल ऑलरेडी अप्रूवल ले चुका है बोर्ड से, 25 करोड़ शेयर को बेचकर फंड रेज करने का अप्रूवल ले चुका है बोर्ड से। ये पर्टिकुलर QIP के साथ कंपनी क्या करेगा, कंपनी का 2 की टारगेट्स है। नंबर 1, उसका काफ़ी लार्ज केपेक्स प्लान है, तो ये पर्टिकुलर फंड रेज से कंपनी केपेक्स को फंड करेगा। और दूसरा, ये डाइल्यूशन करने के बाद कंपनी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, जो करंटली प्रमोटर शेयर होल्डिंग ओवर 80% है, उसको नीचे लाना पड़ेगा। और ये पर्टिकुलर इक्विटी डाइल्यूशन JSW इंफ्रा को हेल्प करेगा टू मीट सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म। अगर आप जानोगे कि केपेक्स कंपनी ने प्लान किया है ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का फ्रॉम FY25 टू FY30 और 16,500 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है अगले 2 साल में, FY27 FY28। हमने रीच आउट किया है JSW इंफ्रा के लिए, हम एक रेस्पॉन्स के लिए अवेट कर रहे हैं, बट हमारे सूत्रों के अनुसार काफ़ी बड़ा, करीबन 6,000 करोड़ के ऊपर का फंड रेज प्लान हो रहा है JSW इंफ्रा के वाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो एक महत्वपूर्ण खबर याद रखिएगा, इसके 2 डायमेंशंस हैं खबर के, है ना, 2 अगर आप देखें, एक तो उनका शेयर होल्डिंग नॉर्म्स जो है वो उसको पूरा कर पाएंगे, और जैसे कि विवेक ने बताया कि एक बड़ा इनका केपेक्स प्लान है टिल 30, और अगले 2 साल में ही 2 वर्षों में करीब 16,000 करोड़ रुपए का अगर आप देखें केपेक्स प्लान है, तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेश जी, आपका टेक JSW इंफ्रा पे, आपकी कवरेज में है क्या ये?
देखिए वीरू, जहाँ तक ये खबर है आपने दोनों पहलू बता दिया है कि एक तो ये इनको डायरेक्शन करना है, परसेंटेज होल्डिंग प्रमोटर की कंपनी है, उसके डायरेक्शन में एक कदम है। और दूसरा कि ये कैपेक्स प्लान नेक्स्ट 4 या 5 ईयर्स के नजरिए से लिया गया है, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी फंड रेज नहीं है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों का सिर्फ एक L&T लार्सन टुब्रो पे एक पॉजिटिव और सकारात्मक व्यू है। उसके कारण ये है वीरू जी की जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें अगर आप बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करें तो अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास का सरकार को इस बार एडिशनल बर्डन आने वाला है, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, फूड सब्सिडी हो एंड ऑयल सब्सिडी हो। जहां तक तेल का है, अभी तक उन्होंने 1,23,000 से 25,000 करोड़ के आसपास खर्च कर चुके हैं जस्ट टू मैनेज द प्राइस हाइक लेने के बाद। तो मुझे लगता है इसका बर्डन रहेगा इस साल में। एंड टैक्स कट्स भी रहेंगे, इनकम भी हो सकता है कम हो तो इनकम टैक्स के आपको रिसीट्स भी नहीं रहेंगे। तो इंफ्रा स्पेस में थोड़ा कॉशियस रहिए। शॉर्ट टर्म में आपको उतनी ज्यादा हलचल मिलेगी नहीं। आई मीन एक आध दिन न्यूज फ्लो पर मूवमेंट मिलेगा। सो हमारी सलाह यही है कि 6 महीना अवॉइड करें। अभी अलिनो भी चल रहा, समर का क्या इम्पैक्ट हुआ कहना मुश्किल है। अगर लेना ही है इंफ्रा स्पेस में तो बेस्ट विकल्प जो मुझे लगता है गल्फ क्राइसिस में रिजॉल्व होती है तो लार्सन एंड टुब्रो है, जो कि काफी अच्छे वैल्यूएशन मल्टीपल पर मिल रहा है। ओके, L&T स्पेस में ज़्यादा बेहतर स्टॉक नज़र आ रहा है धर्मेश जी को, तो इस पर्टिकुलर काउंटर पर आप नज़र रख सकते हैं। मार्केट में तेज़ी, कुछ स्टॉक्स देख रही थी मैं जो डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय एयरटेल डेज हाई पर कर रहा कामकाज, L&T का तो अभी जिक्र हो ही रहा था। एक्सिस बैंक देखिए डेज हाई पर, HDFC लाइफ भी इनफैक्ट डेज हाई पर है। ICICI HDFC बैंक भी वहीं पर कामकाज करता हुआ। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। हमारे साथ आशीष बहिती जी जुड़ते हुए शो में। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी तेजी है और इस वक्त की आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, स्मूथ स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है। अंबुजा, अल्ट्राटेक सब में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो ग्रासिम जो कि अभी तक उस हिसाब से इंट्राडे में मूव नहीं दिखाया, तो यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना, 3050 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 3170, 3170 और 3230 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, ग्रासिम। और शायद देखिए हम बात कर रहे थे ना कि बैंक निफ्टी 57,500, 57,400 हमने बात की थी 2 बजे एग्जैक्टली। 56,388 का भाव था। नाउ इट्स 56,600, वहाँ से 300 सवा 300 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं। बैंक निफ्टी कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग में जा रहा है। कल अगर आप कल के स्टैट्स को देखें श्रेया, 2 कंसेक्यूटिव सेशन से एफआईएस, इनफैक्ट पॉलिसी के बाद से ही एफआईएस बाय रहे हैं निफ्टी बैंक में। डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक का ओआई रखिएगा प्लीज, निफ्टी बैंक का ओआई रखिएगा और इसकी मंथली की 57,000 की कॉल रखिएगा, 57,000 की कॉल रखिएगा। 2 चीज़ देखना चाहेंगे। देखिए निफ्टी के साथ एक इशू है, आपका निफ्टी आईटी इज डाउन अबाउट 90 पॉइंट्स, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। लुक एट निफ्टी बैंक, लगभग 1 लाख शेयर जुड़े यहाँ पे, 4.6% की लोडिंग, दैट्स ह्यूज। फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 56,700। और आपकी स्क्रीन पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, समझे आप इसका मतलब? फ्यूचर्स ओआई अप और लगभग 200 डेमा से 900 पॉइंट ऊपर की, 200 डेमा इज एट 56,100, 900 पॉइंट ऊपर की कॉल, 57,000 की स्ट्राइक, लॉस्ट ओआई। यानी यहाँ का राइटर, याद रखिएगा बैंक निफ्टी में वीकली राइटर्स नहीं होते, मंथली राइटर्स होते हैं। बेचा और बैठ गए पूरे महीने, बट ही इज ऑल्सो कमिंग आउट, वो भी बाहर आ रहा है। 6% ओआई स्लाइड हुआ है, यानी ये सिंपली सजेस्ट करता है बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एंटर कर चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ निफ्टी के साथ एक इशू है, निफ्टी के साथ उसको आईटी को भी हैंडल करना है ना, उसको मेटल्स को भी हैंडल करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा हिचकिचाएगा बीच में। पर फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिएगा। सुबह का एक लेवल था, लास्ट लेवल जो मैं लेके आया था, दैट वाज 23,556। हम उस पैच को हिट कर रहे हैं, अब हम उस पैच को हिट कर रहे हैं और इसके बाद आप यकीन मानिएगा 23,754 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी में, कोई रेजिस्टेंस नहीं। डॉक्टर साहब सुबह का एक लेवल रख देंगे बस, वो डेली चार्ट्स पे एक लेवल था, वो मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद श्रेया, जब भी आप सोमवार से आप लोग बातें कर रहे होंगे, इस पर हम लोग बातें कर रहे होंगे, 750 के जोन तक निफ्टी में कोई रियल हर्डल नहीं है। और बैंक्स फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं, मेरी स्लाइड रेजिस्टेंस की पहली रखिएगा, सिर्फ उसको मैं यहाँ पे बयां कर देता हूँ। आपका इसके ऊपर क्लोज अगर आता है, जो सुबह हमने बात की थी ना कि द मैक्सिमम विजन यहाँ पे है 23,556, हम ऑलमोस्ट उस पैच को अब हिट कर रहे हैं। श्रेया,
23,556 बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल दिया गया था, उसको हिट करते हुए अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा कि इसके ऊपर भी निकलते हैं कि नहीं, और या फिर वहाँ से थोड़ा घूमता है बाजार। लेकिन अब बाजार में तेज़ी को लीड करता हुआ बैंक्स और PSU बैंक, जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे आज क्लोजिंग शो की, तो 1.5% ऊपर था इंडेक्स, लेकिन अब देखिए 2% से ज़्यादा की तेज़ी PSU बैंक इंडेक्स में भी नज़र आ रही है। प्राइवेट बैंक्स में तो स्ट्रेंथ है ही 2.5% की। अच्छा, ऑटो स्पेस से आज बॉश कई बार, ऑटो एंसिलरी स्पेस से अगर मैं बात करूँ, बॉश कई बार हमारे पैनल ने पिक किया सुबह मॉर्निंग कॉल में, मुनाफे की तैयारी में, पहला सौदा में इनफैक्ट, और अभी भी देखिए लगभग 4% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन कारण क्या है बॉश के चलने की? ये कारण समझाने के लिए कंचन जुड़ रही है। कंचन, आखिर क्या चल रहा है बॉश में? जी, जैसे कि अगर हम पूरे बाजार की इस टाइम पे बात करें तो जो वीकेंड की तैयारी है बाजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह एक हरियाली छाई हुई है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बॉश का रीजन जाने तो यहाँ पे UBS की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे जो डबल अपग्रेड है वो भी हमें आता हुआ दिखाई दिया है। पहले यहाँ पे जो रेटिंग थी UBS की बॉश के ऊपर वो सेल की थी, लेकिन अब यहाँ पे डबल अपग्रेड कर दिया गया है और जो टारगेट कोट किए गए हैं वो 45,530 रुपए के जो टारगेट है वो कोट किए गए थे, जबकि उन्होंने पहले बोला था कि जो बॉश का प्राइस है वो हमें 27,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, इस टाइम पे कंपनी ने जो उनका पोर्टफोलियो रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदली है, उसके चलते जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रही है। जो इनके नए इनिशिएटिव हैं उससे पार्ट ट्रेन और जो IC की प्रॉब्लम्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं सेट असाइड होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि जो अभी भी इन्होंने रिसेंटली चेसिस सिस्टम का जो एक्विजिशन किया है उससे माना ये जा रहा है कि आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग हमें अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे सकती है। और हाल में जो जॉइंट वेंचर का भी फायदा है वो कंपनी को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज करीबन 4% की तेजी। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि बाजार के साथ साथ बॉश में भी शानदार इजाफा। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। UBS का डबल अपग्रेड और स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अरुण जी, बॉश सुबह आपकी पिक थी ना, 4% ऊपर है, और टारगेट प्राइस क्या थे और अब क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? जी बिल्कुल श्रेया जी, 39,430 का टारगेट था बॉश में। ओवरऑल 38,800 के आसपास दिया था। मोमेंटम पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है 39,400 से 39,500 तक के टारगेट्स आने चाहिए। ब्रेकआउट आर्ली चार्ट्स पे भी कंफर्म है, लगभग 3 घंटे से स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जिनके पास भी लॉन्ग है 39,430 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो ये होल्ड करके चल सकते हैं। और बॉश में अच्छी तेजी। अब कैश कॉल्स का वक्त हो रहा है, तो कैश कॉल्स लेंगे हम अमित जी से, गाबासर से और सोमिल जी से। तो अमित जी शुरुआत कीजिए, फिर कैश में कौन सा काउंटर? जी शेयर जी, इस समय मेरे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। द स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ 52 वीक ब्रेकआउट। यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है। जब मार्केट्स करेक्ट कर रहे थे तब भी ये स्टॉक अपने लेवल्स होल्ड कर रहा था, और इनफैक्ट यहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम का सीक्वेंस इन प्लेस है। तो लगभग 86 का प्राइस है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 84 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे 91 के रहेंगे। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैश में अमित जी चुन रहे हैं। सोमिल जी, कैश में आपने क्या देखा? मैंने कैश में देखा है जेनटेक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया जो ऊपर की तरफ आज के सेशन में ऊपर टूटा है। ऑलरेडी 4.5% अप है, लेकिन मुझे लगता है ये मीडियम टर्म में भी बहुत ही बढ़िया करेगा। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था ऑन द वीकली चार्ट्स। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1730 और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1900। जेनटेक ये पसंद आ रहा है सोमिल जी को कैश में। गाबासर, आप बताइए कैश में कौन सा काउंटर? मेरा ध्यान है पॉलीमेड में, लॉन्ग साइड। पॉलीमेड ट्रेड कर रहा है 1531 पर, स्टॉप लगाएंगे 1510 का, मतलब 21 रुपए का। टारगेट रहेगा 1560। स्पिलओवर ट्रेड नेक्स्ट वीक है, 1600 भी पॉसिबल है, तो 1560 रीजनेबल टारगेट है। पॉलीमेडिक और गाबासर की पिक होगी कैश में। कैश में हमने 3 काउंटर्स डिस्कस किए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जेन टेक्नोलॉजीज और साथ ही पॉलीमेडिक, और सबके टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए। मार्केट में अच्छी तेजी है और कई सारे स्टॉक्स का जिक्र किया हमने। एक बार भारतीय एयरटेल रखिएगा स्क्रीन पर, और भारती इसलिए देखिए 2% ऊपर तो है ही आज के सत्र में, 1815 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। और धर्मेश जी, जब फरवरी में वो खबर आई थी कि NBFC स्पेस में एंट्री लेगी भारती, तब से हमने क्रैक देखा था।
फिर काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया था भारतीय एयरटेल ने। अब जिस तरीके से ये 2% ऊपर है, क्या व्यू बन रहा है? वो जो गिरावट थी अब वो क्या थमती हुई नजर आ रही है? ओवरऑल आउटलुक भारतीय एयरटेल पर आपका? ओवरऑल आउटलुक अगर भारतीय की बात करें तो सकारात्मक है। मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन भी मिल रखा है। जो नए इन्वेस्टर्स को अगर निवेश करना है तो उसके लिए पोर्टफोलियो बाई तो बनता ही है। कारण इसके एक है कि भारतीय में भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिला है। अभी जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, मुझे लगता नहीं कि टैरिफ की हाइक हो पाएगी इस साल में, काफी डिफिकल्ट लगता है। इनके जो आरपूज हैं वो बढ़ेंगे आपको वॉल्यूम ग्रोथ और डेटा कंजप्शन के थ्रू। वहां पर भारतीय काफी अच्छा कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम इनकी जो सबसे बड़ी टेलविंड है वो अफ्रीकन बिजनेस से आएगी। तो अफ्रीकन बिजनेस तो पिछले 8-10 साल में वो ऊपर आता हुआ दिखा है। काफी बड़ा गैप था इंडियन आरपू और अफ्रीकन आरपू में, अराउंड 20 से 25% का अभी भी गैप है, वो आपको मर्ज होता हुआ दिखेगा और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस वहां से आ रहे हैं। तो मिला जुला के अगर आप देखें, नेक्स्ट्रा का इनका डेटा सेंटर का भी एक बिजनेस है जो कि भारतीय के अंदर ही आता है, प्लस इंडस टावर्स में भी इनके काफी अच्छे स्टिक्स हैं। तो सब मिला करके वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है अभी भी ये चीप है। अराउंड 30-40% के आसपास 2 या 3 साल के नजरिए से एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। हाँ, 15-20% के ऊपर का ट्रैक्शन देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज एक यूटिलिटी एंड मैच्योर्ड फेज में पूरी टेलीकम्युनिकेशन स्पेस आ गई है। तो हम लोग की सलाह तो यही है कि गिरावट में खरीदारी करें, बट अगर आप 1 साल से ऊपर का नजरिया रखते हैं तभी इसमें निवेशित हो। अच्छा, बट धर्मेश, मैं आपसे एक और बात पूछूंगा। अभी भारतीय एयरटेल की बात होगी, ऐसी बहुत सारी अगर आप देखें स्टॉक्स जो कि ओवर वैल्यूएड थे। आपको याद होगा गोल्ड सिल्वर का वो वर्टिकल राइज, आई मीन दिसंबर जनवरी का गोल्ड 184 था मेरे ख्याल से। उस वक्त आपका मुथूट था करीब 4200 का, और एक रीजनेबल अनवाइंडिंग, रीजनेबल रिट्रेसमेंट, उसके बाद कूलिंग ऑफ 3000 पे। और अभी तो शायद हम सेंस नहीं कर पा रहे हैं गोल्ड में कितना डिप आया है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस में वो शायद इम्पैक्ट विजिबल नहीं होता है। आपको लगता है कि इस वक्त कैप्चर करना चाहिए इन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को इस कूलिंग ऑफ के बाद? देखिए वीरेंद्र जी, 2 पहलू यहाँ पर। एक तो गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस अपने आप में काफी सॉलिड बिजनेस है, बिकॉज 60% ऑफ एलटीवी में ये लेंडिंग करते हैं। और बेसिकली एनपीए अगर हो भी जाता है फॉर द टाइम पीरियड में, बट रिकवरी इनकी काफी अच्छी रहती है। तो एब्सोल्यूट में आप रन डाउन होता नहीं है इनके बुक पे, मोर और लेस। सो वो एक स्टेबिलिटी रहती है और काफी अच्छा ट्रैक्शन चल रहा है। गोल्ड बिजनेस चलता रहेगा जो ट्रैक्शन हिसाब से बढ़ा है। हाल फिलहाल पिछले 1-1.5 साल में अगर आप देखें तो एक कैच पॉइंट ये रहा है कि पिछले 1.5 साल में चूंकि गोल्ड प्राइसेस काफी ऊपर बढ़ गए थे, गोल्ड कंटेंट इन ज्वेलरी काफी घट गया है। सो अभी अगर नए कोई ग्राहक आते हैं, नए उन्होंने बाई की गोल्ड के हिसाब से अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना चाहते हैं, जो घर में ज्वेलरी रखा हुआ, तो वहां पर एलटीवी और कम होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज गोल्ड कंटेंट अभी 12-13 कैरेट के आसपास आ गया। एक वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। और गोल्ड ऐसा अगर मेटल की बात करें तो हमेशा ये 5-10 साल के पीरियड में 2-3 साल का काफी अच्छा रहता है, बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। फिर 2-3 साल के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। हम लोगों का मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी दोनों ही साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा 1-1.5 साल के लिए। सो उस पर्सपेक्टिव से कि सच प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलेगी बुक्स में, वो रहेगा नहीं, बट 12-15% के आसपास ये ग्रो करते रहेंगे। सलाह ये है कि अगर आपको गोल्ड फाइनेंस बिजनेस कैप्चर करना ही है तो बैंक्स आर अ बेटर प्ले देन प्योर गोल्ड फाइनेंसियर्स। वहां पर मुझे लगता है फेडरल बैंक है, एसबीआई है, सारे बैंक अभी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो मच बेटर प्ले है। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्ले में जाए जिसमें गोल्ड भी एक ऑप्शन हो मार्केट कैप्चर करने का। ठीक है, अगर गोल्ड की रैली को आपको प्ले करना है तो बेहतर फेडरल बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स नजर आ रहे हैं रादर देन प्योरली गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स। अच्छा, एक बार अशोक लेलैंड रखेंगे स्क्रीन पर। 8-8.5% ऊपर है आज के सेशन में, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है और इनफैक्ट इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। एक बार आशीष जी आप ही देख लीजिए, अशोक लेलैंड 8.5% की तेज़ी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है था अपने हाई से और हमने लगातार इसमें गिरावट देखी, लेकिन आज का मूव क्या कह रहा है? अब तो 9% ऊपर। जी शायद जी एब्सोल्यूट एक रिवर्सल पैटर्न बना है, लेकिन अब क्योंकि स्टॉक काफी स्टीप करेक्ट भी हो चुका था, जो रिसेंट हाइज लगे थे 2026 में तो 212 के थे और वहां से ऑलमोस्ट करेक्ट हो गए ये स्टॉक 25% तक स्लिप हो गया था। तो रिवर्सल स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल है, लेकिन अब इन लेवल्स पे आज के लिए चेज करने की सलाह नहीं रहेगी। कोई डिप आता है और स्टॉक वापस 147-148 के आसपास में मिलता है तो वहां जरूर खरीदे, क्योंकि पिवट लेवल 145 का बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो वहीं पे अब जिनके पास भी लॉन्ग है, जो अगर लॉन्ग जा रहे हैं उस जोन में, तो उनके वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो मोमेंटम ये बना हुआ है ये शायद 155-156 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
ठीक है, आज तो काफ़ी चल गया, तो इन लेवल्स पे ऑब्वियसली खरीदारी की सलाह नहीं है। धमाकेदार ऑप्शंस का वक्त हो रहा है, वो ले लेते हैं मानस जी से, अरुण जी से और आशीष जी से। तो मानस जी बताइए फिर ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? देखिए, ऑप्शन में आईओसी के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी बेहतर लग रही हैं। आईओसी में रिवर्सल के साइन है, तो इसका 140 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹3.85 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹2.50 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है और ₹7 के टारगेट से। ओके, आईओसी की 140 की कॉल, क्रूड के रिट्रेसमेंट का पूरा फायदा। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? विरेंद्र जी, अडानी पोर्ट में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे 1840 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ₹28 पे ट्रेड कर रही है, जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना चाहिए और ₹20 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे 40 और 45 तक के जोन इसमें देखे जा सकते हैं। अडानी पोर्ट्स, आशीष जी की पिक हो गई ऑप्शंस में। अरुण जी, ऑप्शंस में आपका काउंटर? जी श्रेया जी, एशियन पेंट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है, 2740 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है, तो 2760 जस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करके चल सकते हैं। ये ऑप्शन अभी करंटली चल रहा है ऑलमोस्ट 31-32 रुपीज के आसपास। ₹25 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 47 रुपीज तक के टारगेट। एशियन पेंट्स, क्रूड में नरमी और ये सारे स्टॉक्स क्रूड रिलेटेड जो हैं वो आपको ऊपर नजर आएंगे। एशियन पेंट्स पूरा पेंट स्पेस ले लें और साथ ही एविएशन स्पेस ले लें, जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो 3 काउंटर्स हमने ऑप्शंस में डिस्कस किया, आईओसी, अडानी पोर्ट्स और साथ ही एशियन पेंट्स। इसके सबके टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे। अच्छा, एक और बड़ी खबर जो स्पेस एक्स को लेकर अक्सर सीएनबीसी आवाज़ पर आप चर्चाएं सुनते होंगे, तो इलॉन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी स्पेस एक्स की आज नैस्डैक पर लिस्टिंग होगी और इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है ये। स्पेस एक्स ने आईपीओ के जरिए $75 बिलियन जुटाए हैं। और क्या कुछ और डिटेल्स इस पूरे मामले पर, ये हम समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, आज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि स्पेस एक्स, इसका साइज स्केल इतना बड़ा है, इतने लंबे समय से आप देखें तो इतनी ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी पूरी दुनिया में नहीं है जिसका आज यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। भारतीय समय अनुसार मैं आपको बताऊं तो तकरीबन शाम को 7 बजे नैस्डैक में ये लिस्टिंग होने वाली है। और आप इस चीज़ को समझिए कि कंपनी इतनी बड़ी है कि इसकी वैल्यूएशन आप देखिए तो तकरीबन निकल कर आई है $175 ट्रिलियन के आसपास की, और करीब करीब $75 बिलियन इन्होंने जुटाए हैं इस आईपीओ के माध्यम से। अब इसका साइज और स्केल आप इस तरीके से समझिए कि 2019 में सऊदी अरामको का जो 25.6 बिलियन का आईपीओ आया था, उससे तकरीबन 3 गुना बढ़ा है। इसके साथ आप देखें जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वैसे सुनने में देखिए समझ में नहीं आता कि $1.75 ट्रिलियन कितना है, लेकिन इसके मायने में आपको समझाता हूँ। अब आप इसकी रुपीज़ और करोड़ में वैल्यूएशन देखें ना, तो 167 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन ये रुपी टर्म्स में यहाँ पर निकल कर आई है इसकी। और भारतीय मार्केट्स का अगर आप सभी स्टॉक्स का मार्केट कैप जोड़कर देखें तो करीब 458 लाख करोड़ के आसपास आता है। यानी पूरी भारतीय स्टॉक मार्केट का 36% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्पेस एक्स है। इतनी बड़ी ये कंपनी है। कंपनी दरअसल अगर आप देखें तो नए नए कीर्तिमान, नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ के पास भी स्टेक है, तो इस आईपीओ के बाद तकरीबन 4000 कर्मचारी ऐसे होंगे जो एक ही दिन में, रात रात, हालांकि एक ही दिन की मेहनत नहीं है, पुरानी लंबी मेहनत होगी उनकी, लेकिन एक झटके में ये करोड़पति, ये मिलियनर बनेंगे। और ये मिलियनर रुपी मिलियनर नहीं है, डॉलर मिलियनर है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मायने रखता है। अच्छा, इसका क्रेज़ अलग टाइप का है। काफ़ी कवरेज देखी है, वैल्यूएशन की चर्चा की है, लेकिन कंपनी देखिए वन ऑफ अ काइंड है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से भी यहाँ पर लगातार बड़े बड़े टारगेट्स दिए गए हैं। और इनफैक्ट जो इसका इशू प्राइस है उसके हिसाब से अच्छी खासी अपसाइड भी एक्सपेक्ट की जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ओपेनहाइमर की रिपोर्ट देखें तो $190 का प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है, जो कि बता रहा है कि 41% ये लिस्टिंग के बाद और चल सकता है। सिमिलरली न्यू स्ट्रीट रिसर्च की देखें तो $165 के टारगेट्स हैं, यानी करीब करीब 22% की और अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बड़ी बात इसमें यह है कि वैल्यूएशन के साथ साथ जो यहाँ पर फाइनेंशियल्स का कंफर्ट है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि 2025 में देखें तो $20 बिलियन के आसपास की इन्होंने रेवेन्यू की थी, लेकिन 2030 तक के जो प्रोजेक्शंस यहाँ पर सामने आए, ये $195 बिलियन, $65 बिलियन के आसपास का एबिट और 60% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे मैं बताऊँ कि भारतीय मार्केट्स में कई IPO
इससे ज़्यादा वैल्यूएशन के लिहाज से महंगे होते हैं। तो करीब करीब 60% CAGR और बैलेंस शीट भी बड़ी तगड़ी है। तकरीबन आप देखें तो 1.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास के तो बिटकॉइन ये होल्ड करके चलते हैं। तो आज पूरे ग्लोबल मार्केट्स की नज़रें आप देखें तो शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार सिर्फ और सिर्फ SpaceX की लिस्टिंग पर होगी। जी हाँ, ऐतिहासिक दिन SpaceX की लिस्टिंग और शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार, यानी जब आपका वीकेंड स्टार्ट हो चुका होगा तो स्टार्ट होगा करियर लिस्टिंग के बाद SpaceX का। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और इस बीच थोड़ा सा जश्न मनाने का श्रेय हक हमको भी है। निफ्टी बैंक इट्स नाउ 56,730। हमने बातचीत की थी 2 बजे 56,280 पे। वहां से आप समझिए श्रेया कि लगभग 400 पॉइंट जुड़ने को। मैं फिर कहता हूँ ना, मैं चलता हूँ डेटा पे। जो पार हो गया उसके बाद आप देखिए, ये डेटा कह रहा था कि निफ्टी बैंक पर थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टिव व्यू रखिए। 57,400 इज ओपन। और मीनवाइल निफ्टी भी 23,581 में। क्या कहता था आपको, पर्सपेक्टिव बड़ा रखिए। ये खबर बड़ी है, ये खबर छोटी नहीं है। उसका इम्पैक्ट L&T, बैंक निफ्टी मेन कोर 2 बेनिफिशरीज, क्योंकि क्रूड रिट्रेस हुआ है। बस IT अगर आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में कर रहा है हमको। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। मीनवाइल एक स्टॉक और लेके आइए, दैट्स बजाज फाइनेंस। जरा प्लीज रखिएगा, ये आके ट्रेड कर रहा है 912 पे। मानस, आपका व्यू क्या होगा 912 पे? अभी ये आपको याद है, ये पॉलिसी डे का हाई क्रॉस कर रहा है। मैंने पॉलिसी के दिन भी आपसे सुबह यही प्रश्न पूछा था, ये ट्रैजेक्टरी बजाज फाइनेंस को क्या पुल बैक दिखी थी? सुबह ही बात हुई थी हमारी, और क्या डिसेंट पुल बैक आया था उस दिन। बाद में वो थोड़ा सा अगर आप देखें चला गया था, सिंक हो गया था, बट इट्स नाउ क्रॉसिंग 910। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर के थोड़ी देर पहले ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है लॉन्ग साइड पे बजाज फाइनेंस में। स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, और कुछ मिनटों पहले ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 940 से 950 की रेंज में होगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करें तो 895 के स्टॉप लॉस खरीदारी करें। 950 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। बजाज फाइनेंस 950 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। अच्छी रिकवरी निचले स्रोत से डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। और एक बार आप कुछ बैंक से देख पा रही हूँ मैं, AU बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। और लगातार चर्चा हुई है CNBC आवाज़ पर इस पर्टिकुलर काउंटर की। ये देखिए किस तरीके से भागा निचले स्रोत से 5.5% ऊपर। सोमिल जी, 1013 के लेवल पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या व्यू? Definitely positive on AU Small Finance Bank. Very similar to L&T Finance, या आप ये श्रीराम फाइनेंस देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। लोअर बोलिंगर से सपोर्ट लिया है, एंडिंग डायगोनल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। गुड वॉल्यूम्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। सो यहाँ से मेरा टारगेट AU बैंक में अराउंड 1075 का होगा, जो प्रीवियस स्विंग हाइज है। नीचे में आज का लो का ही स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्ट रखें। 960 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1080 का टारगेट। ओके, ये हो गई स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। और देखिए, जब ये खबर आई ना, उसके बाद जिस स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा ना बैंक निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस में, दैट वाज HDFC बैंक। प्रकाश सर, सुबह आपकी ये कॉल थी कल, है ना, शेयर ने कॉल आपसे ये ली थी। और HDFC बैंक क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा पिछले कुछ देर से रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 772 स्पॉट जहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरी दर्शकों से गुजारिश है, प्लीज़, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टैट से बात करता हूँ। NSE की साइट खोलिए और ज़रा इसकी 770 की स्ट्राइक से लेकर 800 की स्ट्राइक सब देख लीजिए। 800 की स्ट्राइक में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ था करीब 33,512 कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसमें से लगभग समझिए आप 10% शेड हो गया आज। एंड लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग। जरा प्लीज वाई रखिएगा, फिर वाई रखिएगा, HDFC बैंक का वाई रखिएगा। जनाब, मैंने बहुत दिनों बाद HDFC बैंक में ऐसी शॉर्टिंग देखी है, क्योंकि ये एक लंबे ज़माने से 6.77 करोड़ 15% वाई बिल्डअप। आप किसी छोटे स्टॉक के नहीं, आप HDFC बैंक की बात कर रहे हैं। और क्या है ना कि ये बड़ा अंडर परफॉर्मर है। आप इसको वीकली चार्ट्स पे देखिए। ये प्राइस जानते हैं क्या आप? मैं यहाँ पे क्यों थोड़ा सा आपके साथ ये तथ्य शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पोस्ट 6 फरवरी, पहली बार 6 फरवरी के बाद आप जाएंगे इतना क्लोज
ट्रेड करेंगे और क्लोज होंगे 10 वीक। कितना ओवरसोल्ड है आप इसका जायजा लीजिए। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपका अभी 200 वी में आता है करीब 836 पे। इसे कहते हैं किसी ओवरसोल्ड स्टॉक की शॉर्ट कवरिंग। प्रकाश सर, आपका सेंस क्या कह रहा है HDFC बैंक में? सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ये जो बार बना हुआ ना आज का, आज फ्राइडे है, ये संकेत देता है क्लियर कट आई हैव बॉटम्ड आउट, खत्म। इसमें अब भी जो भी डिप्स मिलेगी बायबल है, मिलती है तो लकी है खरीदने का, नहीं मिलती है तो जस्ट ट्रेडेड हियर। और क्या, मेरे ख्याल से अब 772 के आस ट्रेड कर रहा है, टारगेट 800 850। लेकिन ये बॉटम आउट हो चुका है, जो भी डिप्स मिले बाय फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम बॉटम आउट हो चुका। इस बाय ऑन डिप स्टॉप रिसेंटली स्टॉप 760 का लगाकर ट्रेड लॉन्ग HDFC बैंक। वन सेकंड डिस्क्लेमर, मैं पोर्टफोलियो स्टॉक HDFC कोई भी डिप मिले तो खरीदारी की राय है, लेकिन अगर आप लकी हैं तो ही डिप मिलेगा आपको। निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 23,593 के लेवल पर कभी भी हाँ, एक बार निफ्टी रखिएगा फिर से स्क्रीन पर। 23,500-600 के लेवल पर कभी भी हम टच कर सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी फिलहाल। चलिए, 4 का चौका का वक्त हो चुका है। सीक्वेंस बता देती हूँ आपको। हम 4 स्टॉक्स लेंगे। सस्ता ऑप्शन में हम आशीष जी के पास चलेंगे, वही लेंगे हम 4 का चौका सस्ता ऑप्शन आशीष जी के पास, और FNO सुपरस्टार के लिए चलेंगे सोमिल जी के पास। फिर हम चार्ट का चमत्कार लेंगे मानस जी से, और मिड कैप फंडा धर्मेश कांडी से लेंगे। तो शुरुआत कीजिए आशीष जी, फिर आपका सस्ता ऑप्शन। जी जी, पिडिलाइट में ऑप्शन के थ्रू खरीदारी की सलाह रहेगी। तो 1550 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। ये 28-28.5 रुपए पे ट्रेड कर रही है अभी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 22 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 35 और 40 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, फिर सुपरस्टार सोमिल से पिक करते हैं। सोमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा पिक होगा रेडिको में होगा। रेडिको में एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, और ये मुझे लगता है कि मीडियम टर्म का अगेन एक नया वेव शुरू हुआ है ऊपर की तरफ। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ये फिर से एक नया मोमेंटम देखा गया है आज के सेशन में। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है। टारगेट रहेगा 3750 और स्टॉप लॉस रहेगा 3460। जी हाँ, इस बीच मैं 4 का चौकों का कुछ देर के लिए रखूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगले हफ्ते होने वाली है G7 की बैठक। याद रखिएगा, G7 की बैठक अगले हफ्ते है। और एक ये ब्लूमबर्ग के, याद रखिएगा, वायर के हाउस से खबर है यहाँ पे। G7 बैठक के करीब अगर आप देखें तो ये हो सकता है समझौता। अच्छा, G7 का ये आधिकारिक बयान है, याद रखिएगा। तो इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक से पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से वायर के सूत्र, और समझौता रविवार को संभव है। अब मैं आपको एक रविवार से जुड़ी एक और बात बताता हूँ। रविवार यानी कितना हो गया? 14 जून। श्रेया, पता है आपको 14 जून को क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जी का बर्थडे, अमेरिकी राष्ट्रपति साहब का बर्थडे। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? अच्छा दिन नहीं, मेरे ख्याल से समझौता हो जाना चाहिए। होमवर्क है ना। हाँ। ये सारा होमवर्क हुआ ही शायद ऐसे स्थिति में हुआ है कि पूछिए मत। बट ये एक जनाब हैं, उन्होंने मुझसे अभी ट्विटर पर शेयर किया था। बट धर्मेश, देखें क्या प्लेटफॉर्म सेट किया गया है, हैं? अब ये G7 का आधिकारिक बयान है। जी बिल्कुल वीरू, और एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि 4 जुलाई को यूएस का फ्रीडम डे है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब 250 साल का अमेरिकन फ्रीडम को वहाँ पर अपनी जो उपलब्धियां गिनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकता है ईरान को वो बताना चाहें। एंड वैसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो रही ही अच्छी, जीडीपी ग्रोथ तो रही है, और 3 फैक्टर था उनका। बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट कम करना था उनको, तो उन्होंने वो करवा लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ चली रहा था, टैरिफ को लेके इशू रहा था। अभी प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है, इन्फ्लेशन का 4.2% हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ेगा, तो उनको रोकना है। तो टैक्टिकली भी फंसे हुए हैं। सो डेट बर्डन तो है ही है, तो स्ट्रेटेजिकली फिट हो रहा। दूसरी अच्छी बात ये रहेगी कि जो इन्फ्लेशन का था, आने वाले समय में हो सकता है हेडलाइन प्रिंट आपको बढ़ता हुआ नजर आए, बट इंडिया में फिर इंटरेस्ट रेट अप होगा नहीं, बिकॉज अगर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी आपको नीचे दिख रही है तो पिच तो सेट है सर अच्छे बैटिंग के लिए। पिच सेट नजर आ रहा है, तो यूएस और ईरान के बीच समझौता शायद।
रविवार को हो सकता है। ये बड़ी खबर आती हुई फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि 2 ट्रेड्स बाकी हैं। चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा। तो चार्ट का चमत्कार मानस जी से लेंगे। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो शेयर जी एलएनटी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एलएनटी पिछले करीब 6-7 हफ्ते से 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और अब जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि तैयार है स्टॉक अपने जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 4000 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 4150 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एलएनटी। और अब चलते धर्मेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के लिए इंडसइंड बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी। एक तो मैक्रो फैक्टर्स इसके पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल के फेवर में आ ही रहे थे। मेन इनका एक बर्डन था कि शायद इंटरेस्ट रेट हाइक होगी लेटर ऑफ द ईयर में। हम लोग का मानना कि वो होगा नहीं। दूसरा, इंडसइंड बैंक के अगर आप देखें तो जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद और जिस तरीके से उन्होंने अपने एसेट एंड लायबिलिटी बुक पे क्लीनिंग की है वो कंप्लीट होता हुआ आया था लास्ट क्वार्टर में। यहाँ से प्रोग्रेसिव नंबर्स जो आएंगे वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी वापस दिखने लगेगी। काफी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड 1 टाइम प्राइस टू बुक के अराउंड मिल रहा है। नॉर्मली ये 2.5 टाइम पर ये ट्रेड करते हैं। 1 साल के नजरिए से अगर देखें तो अराउंड 1100 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। प्लस ये भी एक एग्रेसिव प्लेयर है। FCNR बॉन्ड्स ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ओवरसीज प्रेजेंस की अच्छी है। तो हर तरीके से मिला जुला मुझे लगता है वैल्यूएशन का कंफर्ट है। 1100 के टारगेट के लिए 1 साल के नजरिए से आप बाई एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 1 साल के नजरिए के लिए आप इंडसइंड बैंक बाई एंड होल्ड करके चल सकते हैं। डीज हाइपर कर रहा है कामकाज। तो 4 का चौका में हमने 4 काउंटर्स लिए। पेडिलाइट सस्ता ऑप्शन में, सोमिल जी ने रेडी को खैतान FNO सुपरस्टार में बताया और मानस जी ने LNT चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा में इंडसइंड बैंक आया। अब आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताते हैं। देखिए पिछले कुछ महीनों की गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड्स काफ़ी कैश पर बैठे हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स तो 10% से ज़्यादा के कैश पर हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है ये जानना ज़रूरी है। और मई में म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ खरीदारी की है, कहाँ बिकवाली की है, ये पूरी डिटेल समझ लेते हैं नूपुर के साथ। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। काफ़ी सेलेक्टिव बाइंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने को मिली है क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट था पिछले कुछ समय से, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड ने अपने झोली में कैश को संभाल के रखा है और मई के आंकड़े आपको यही इंडिकेट करेंगे। नॉर्मली म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 2 से 2.5 लाख करोड़ तक का कैश अवेलेबल होता है, लेकिन मई के महीने में यही आंकड़ा ऑलमोस्ट 4 लाख पार जाते हुए नजर आया। AUM के तौर पर देखें तो 5% का कैश जो है वो अभी म्यूचुअल फंड के पास अवेलेबल है। अब किसके पास कितना कैश है वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कैश AUM के परसेंटेज के तौर पर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के पास है। 16% आंकड़ा आपको नजर आएगा। 22,800 करोड़ का कैश यहां पर म्यूचुअल फंड के पास रखा हुआ है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास 37,000 करोड़ से ज्यादा का कैश। परसेंटेज ऑफ AUM देखें तो 10% आपको नजर आएगा। DSP और SBI म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो 6 से 7% का AUM अभी भी उनके पास कैश के तौर पर रखा हुआ है। इनफैक्ट ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो 60,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है। 5% होता है ये आंकड़ा उनके टोटल AUM का। अब हम इस बार जब एमफी के आंकड़े आए थे तो इक्विटी निवेश हमने देखा था 40% कम आया था, लेकिन SIP के आंकड़े तो बिल्कुल 30,000 के पार जाते हुए नजर आए थे। तो डेफिनेटली कैश का अमाउंट म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा होना जाहिर था। अब इस महीने कहाँ खरीदारी हुई है, कहाँ बिकवाली हुई है, वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। करीबन 400 शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली है और 315 शेयर्स ऐसे थे जहां पे थोड़ा म्यूचुअल फंड ने अपना हाथ जो है वो हल्का किया है। 7 ऐसे फंड्स थे जहां पे ग्रो की एंट्री होती हुई नजर आई है। मतलब ग्रो के शेयर में 7 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने खरीदारी की और यही स्टॉक आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा 6 फंड्स ऐसे थे जहां पे अदानी एंटरप्राइजेस, गुजरात एनर्जी और साथ ही साथ सोना BLW का जो ये तीनों जो कंपनीज है यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। 5 ऐसे फंड्स थे जहां पे जिन्होंने बंधन बैंक, डिक्सन इंटरग्रुप एविएशन, ऑयल इंडिया, TCS, टाटा मोटर्स और वरुण बेवरेज जैसे स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी यहां पर दिखी है। म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है तो डेफिनेटली बिकवाली भी कहीं की होगी और बिकवाली जहां पे कंप्लीटली एग्जिट ले लिया है म्यूचुअल फंड्स ने, वहां पे आपको कुछ नाम नजर आएंगे। CDSL, UBL, ऑलरेडी UBL का स्टॉक 52 वीक लो पे कारोबार कर रहा है। मुथूट फाइनेंस, ABB, BHEL, AB कैपिटल, AU स्मॉल फाइनेंस में
देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कम होती हुई नजर आई है। लेकिन फ्रेश एंट्री कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने की है, कोफोर्ज, होनासा, प्रीमियर एनर्जीज, आदित्य विजन और हिताची एनर्जी देखें तो ये अब म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हर मंथली डिस्क्लोजर्स देती है, कहाँ पे उन्होंने खरीदारी की है, कहाँ पे उन्होंने बिकवाली की है। तो इस बार टॉप पिक में आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा और GMR एयरपोर्ट नजर आएगा और बिकवाली में सबसे ऊपर वरुण बेवरेज और साथ ही साथ HDFC बैंक दिखेगा और इन दोनों स्टॉक्स में हमने कमजोरी भी आती हुई नजर आई है। पूरी तरह से जहाँ पे नई एंट्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने लिए उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग नाम नजर आएंगे और वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखेंगे। ब्लैकबक, ऑटम इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट आज ऑटम इन्वेस्टमेंट डबल डिजिट के गेंस के साथ कारोबार भी कर रहा है। ऐसे यहाँ पे फिजिक्स वाला, PB फिनटेक, अबाउट इंडिया पे देखें तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने ली है और पूरी तरह से लोडा, पॉलीमेडिक्योर, कोरामंडल, CDSL और रेमको सीमेंट्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एग्जिट जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज ने ले लिए। तो कैश नॉर्मली 2 से 2.5 लाख करोड़ होता है म्यूचुअल फंड्स के नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के पास, लेकिन यही आंकड़ा मई के महीने में ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ पार जा चुका है। मतलब हो सकता है म्यूचुअल फंड्स और आगे चल के खरीदारी करें। अभी कुल मिला के बात यह है कि कहते हैं सिट टाइट एंड बाय राइट, मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, है ना। बाबा शुक्र नुपुर, अब एक काम करते हैं, निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइए। वी आर एट डे हाई 23,600 और लगभग 56,800। सिर्फ इस कार्यक्रम में क्लोजिंग में निफ्टी बैंक पे 550 पॉइंट जुड़े हैं, आप यकीन मानिए। खैर, अब इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले, और ब्रेक के बाद त्रिदेव भट्टाचार्य CIO इक्विटीज रियलवाइज एसेट मैनेजमेंट के हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बाजार को आगे कैसे अप्रोच करना है इन बदले सूरत हाल में, त्रिदीप के साथ खास चर्चा। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। त्रिदेव भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिदेव जी, ये हफ्ता क्या क्या नहीं देखा हमने, है ना। क्रूड नहीं चल के दिया, बावजूद इसके अगर आप देखें तमाम टेंशंस, एक बार ईरान का स्ट्राइक, इजराइल का स्ट्राइक, लेबनान पे स्ट्राइक, US का स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक्स और एक खुले स्वर में सबसे बड़ी धमकी जो उन्होंने कल दी रात को, है ना। आप ईरान को वेनेजुला बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, एंड सडनली ईच एंड एवरीथिंग चेंज्ड, है ना। एक दिन में ये अब देखिए, हम और इस वक्त प्रसन्नचित्त इसलिए हैं क्योंकि ईरान ने भी, अगर आप देखें इस जो बात कही कुछ देर पहले, उससे बाजार इस खबर का जो सेकंड पार्ट था ना कहीं उसको मिल गया। ईरान का स्टेटमेंट था कि US के साथ MOU में प्रतिबंध हटाना भी शामिल है, नाकेबंदी हटाने की बात भी है, हॉर्मोज पर फिर से खोलने की बात है। सब कुछ अगर आप देखें वैसा ही हुआ जिस प्रकार का सेकंड पार्ट इस खबर का बाजार को चाहिए था। ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई, RBI के बड़े कदम टू एड्रेस रुपी एज वेल, इसके बाद आप इंडियन मार्केट्स का रोड मैप क्या देखते हैं अगर वाकई ये खबर और ये पूरा का पूरा इशू जो फरवरी में शुरू हुआ था सॉल्व हो जाए तो? जी नमस्कार, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। मैं इसको जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है इसको प्रिडोमिनेंटली एक ऑयल प्राइस कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, इसलिए मेरी नजर हमेशा से ऑयल प्राइस पे थी और जैसे ही ऑयल प्राइस 100 के नीचे आया वहां से हमारी जो पॉजिटिविटी है वो शुरू हो गई थी मेरे हिसाब से। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आज के डेट में 90 के नीचे आना इंडियन मार्केट्स के लिए खासा पॉजिटिव है। बाकी मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया, चूंकि हम ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं, हमारी करेंसी और काफी सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि कुछ तो क्लोजर होने का इस बार आसार बेहतर है पिछले समय के मुताबिक, क्योंकि जो 86-87 का लेवल है ये फ्रेश लो है। अगर ये ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप अनहर्ट वाले सिचुएशन में पहुंचेंगे। जून क्वार्टर की जो नतीजे हैं उसमें थोड़ी बहुत आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, करीबन 2 to 4% का एक अर्निंग्स का इम्पैक्ट आने की अंदाजा है FY27 में, लेकिन कंपनीज के आउट जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये अगले 1-2 दिन में या 1 वीक में रिजॉल्व हो जाता है, ये मार्केट्स के लिए जेन्युइन पॉजिटिव है।
और फिर वो जून क्वार्टर का जो वीकनेस है उसको मार्केट इग्नोर करते हुए आगे की पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो फिलहाल जो जितना मुझे समझ है इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। ओके त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। फिर अगर जून के बाद हम एक मार्केट में अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट करें तो कौन से स्पेसेस या थीम्स अभी आपको पसंद आ रहे हैं जो अभी से हमें यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए? तो कौन से वो बड़े स्पेसेस सर? मेरे हिसाब से 3 ऐसी जगह हैं जहां मुझे लगता है कि दोनों सूरतों में अगर ये थोड़ा सा वॉर सिचुएशन थोड़ा और लिंगर ऑन भी कर जाता है तब भी यहाँ पे रिलेटिव तौर पे अर्निंग्स रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे और अगर सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे अर्निंग्स अपग्रेड का आंकड़ा बन सकता है। ऐसे 3 इलाके मुझे नजर आते हैं। सबसे पहले उसमें कहूंगा फाइनेंशियल्स। जो क्रेडिट ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में थी वो बॉटम आउट करी करीबन 8 से 10% पिछले साल नवंबर दिसंबर और वहां से बढ़ करके मेरे ख्याल से ये साल के एंड तक करीबन 16 से 20% तक जा सकती है। तो ये जो एक रिकवरी पाथ है इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं फाइनेंशियल्स में वो बेहतर करने के काफी आसार है। वैल्यूएशंस भी उसके काफी बेहतर है। तो ये एक जगह है जहां पे हम उसमें ओवरवेट है और हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में खासा पॉजिटिविटी का रुख बन सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि एक बार धक्का खाने के बाद ये जो हॉर्मूज का एक हमें झटका लगा एनर्जी खाने के बाद अगले 3 से 5 साल में एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ खासा इन्वेस्टमेंट होने के आसार है। इसमें पावर के तरफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ कंपनीज जो नट्स एंड बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल्स को उनके तरफ एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स होने का आसार है। तो एनर्जी सिक्योरिटी एक दूसरा थीम है जो कि कैपिटल गुड्स का सब कंपोनेंट है जहां पे हम ओवरवेट है और हमें लगता है कि अच्छे पैसे बनने के अच्छे आसार है। और तीसरा मैं कहूंगा डिफेंस। मुझे लगता है कि डिफेंस बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी शायद आगे बढ़ करके यहाँ से ज्यादा हो। अभी 2% है, ये बढ़ के शायद यहाँ से ज्यादा हो। तो इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स वहां पे बेहतर दिन आने के आसार हैं। इसके सामने जहां हम थोड़े से केयरफुल हैं वो है थोड़ा मास कंजम्पशन। वहां पे थोड़ा बहुत हेडविंड्स जिसको हो सकता है नियर टर्म में देखने को मिले बट सेक्टरों का लेखा जोखा इस तरीके से मैं रखना चाहूंगा। अच्छा त्रिदीप, ओएमसीज को लेंगे क्या आप? बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, आई नो आई मीन बड़ी अंडर रिकवरीज रिपोर्ट होंगी इस क्वार्टर की जब नंबर्स आएंगे बट स्टिल आई मीन एक प्राइस पर एक धंधे की कीमत होती है ना, आपका व्यू क्या है इसमें? देखिए ये सारी कंपनीज पीएसयू पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के तौर पे मैं देखता हूं। जब ऑयल प्राइस काफी बढ़ा हुआ था तब शायद ये स्टॉक्स अंडरवैल्यूड थे और अब जैसे जैसे ऑयल प्राइस नीचे आया है तो ये बेनिफिशियरीज हैं इसलिए अभी बेहतर कर रहे हैं। तो एक लेवल तक एक ट्रेडिंग रैली होने के बाद मेरे ख्याल से ये साइडवेज हो जाएंगे। अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर रिकवरी उनका जो सिचुएशन है करीबन $75 के बाद ही बेहतर होती है। तो अभी काफी नीचे आना बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं। लेकिन त्रिदीप जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जिस कदर हमने यूएस में एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में रैली देखी है उसके बाद पैसा शिफ्ट होते देखा हमने यूएस, ताइवान और अलग देशों में। एक बड़ा कंसर्न आप इंडियन इक्विटीज पर ही देखते जिस तरीके से ये सारे स्टॉक्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भारत इस रेस में काफी पीछे है। जी, ये अभी के माहौल में सत्य है लेकिन ये भी सच है कि जो वहां पे स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स में जिस हिसाब से कोरिया, ताइवान या जो एआई बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं उसमें मैं अगर एक आकलन करूं ऑब्जेक्टिव तरीके से तो वो एक यूफोरिया स्टेज में है। कब तक यूफोरिया स्टेज में रहेगा ये बोलना मुश्किल है बट अगर 1 से 10 के बीच में मैं अगर रैंक करना चाहूँ तो वो करीबन 8 से 9 मैं रैंक करूंगा रेट ऑफ यूफोरिया। तो काफी आगे बढ़कर है। तो ऐसे माहौल में इंडिया जैसे कंट्री में हमारे जो निवेश है वो रिलेटिवली सेफ है क्योंकि अगर वहां पे एआई बबल बस्ट होती है या वहां की जो वैल्यूएशंस थोड़े नीचे आती हैं, कोई बड़े आईपीओस भी आ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद अगर नीचे आता है उसमें रिलेटिव बेसिस पे शायद इंडिया बेहतर करे। सो हमारी जो एक
लेवल बन गई थी एंटी एआई ट्रेड, वो शायद अगर ये बबल टूटे उसमें हमारे लिए पॉजिटिव सिद्ध हो। सो फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है कि अभी वो एआई ट्रेंड में एक्साइट होने के लिए थोड़ा लेट है। अभी एंटी एआई ट्रेड मुझे लगता है कि बेहतर वैल्यूएशन है इन्वेस्ट करने के लिए वर्सेस गोल्ड वर्सेस प्रेशियस मेटल्स एंड सम ऑफ दीज गो टू ट्रेड्स हम 20-30 ईयर लो पे हैं। सो रिलेटिवली मैं इंडियन मार्केट में ज्यादा रिलेटिवली बुलिश होऊंगा एज अपोज टू एआई ट्रेड्स। त्रिदीप जी, ये प्रश्न में अपने कार्यक्रम में आए हुए बहुत सारे विशेषज्ञों से पूछ चुका हूँ। वैल्यूएशंस, ग्रोथ सब देखते हुए आपका व्यू हॉस्पिटल स्टॉक्स पे क्या है? मैं इस बार गजब की डिलीवरी बेस्ड बाइंग, ट्रेडिंग मोमेंटम इन स्टॉक्स में विटनेस कर रहा हूँ। आपका सेंस क्या कह रहा है इन पे? पॉजिटिव है। हम हॉस्पिटल स्टॉक्स में स्ट्रक्चरली ओवरवेट है। हमारी ओवरवेट वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए कभी ज्यादा या कभी कम होती है, लेकिन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सेक्टर में ओवरवेट ही रहते हैं। हमारी जो हॉस्पिटल की जो पेनिट्रेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी वो काफी कम है, और वो इन हॉस्पिटल्स के एक्सपेंशन प्लान्स में भी दिखता है। ओकेजनली कुछ हॉस्पिटल्स जहाँ की एफआईआई होल्डिंग्स ज्यादा है वहां पे थोड़ी बिकवारी होती है, बट ये नियर टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी भी ये सनराइज सेक्टर में काउंट होगा और सारे शेयर्स यहाँ से भी अच्छे पैसे बनाने की उम्मीद रखते के हॉस्पिटल स्टॉक्स पर आप कंस्ट्रक्टिव है। त्रिदीप जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और निफ्टी देखिए 23,622 के लेवल पर करीब 2% ऊपर, और एक बार बैंक निफ्टी भी रखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर भी शानदार रैली और डेज हाई पर हम क्लोज कर रहे हैं। तो अगर क्लोजिंग ऑब्वियसली निफ्टी पे लग रही है सर 23,161 के ऊपर ही होगी, तो ये जो 12 दिन का पैटर्न हमने देखा था कि पिछले हाई से नीचे की क्लोजिंग होती थी, अब शायद वो पैटर्न टूटेगा। क्या व्यू? वीकेंड है और रविवार को शायद एक बड़ी खबर आ जाए, पॉजिटिविटी हो सकती है। तो इस सब खबरों के बीच आज के प्राइस एक्शन के बाद क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, शायद ज़िंदगी में कभी कभी रिस्क लेना चाहिए, है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ सिर्फ कि ये वो खबर है जिस पर अगर आपने एक बार ट्रस्ट किया तो ये आपके वेल इन फेवर जाएगी। एक बात मत भूलिए श्रेया कि निफ्टी पिछले, अगर आप इस पूरे वॉर के दौरान 27 मार्च से ये फरवरी से लेकर आप जॉट डाउन कर लीजिए, वर्स्ट इंडेक्स रहा। इवन हमारे मिड कैप, इवन हमारे स्मॉल कैप, और 1 जून से लेकर आज की दिन तक 12 जून तक बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से, हालांकि कॉस्पी और निक्के में रिकवरी हो गई, अदरवाइज शायद ये बेस्ट इंडेक्स होता सो फार फ्रॉम 1 जून से 12 जून के बीच में। तो मैं कहूँगा श्रेया, मैंने 2 बजे एग्जैक्टली 23,505 पे आपसे एक व्यू शेयर किया था। ये खबर बड़ी है। कभी कभी खबर को बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ता है। कभी आपको बड़े दाव खेलने के लिए वो 5, 10, 20, 25 पॉइंट नहीं हुए। 505 प्राइस था, नाउ इट्स 621। और मैं फिर कह रहा हूँ, एज ऑफ नाउ जो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है दैट्स 23754, 754 नजर आ रही है। 754 से लेकर 800, ये हल्का सा आपका एक टर्बुलेंस का जोन होगा। मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, ये आपका हल्का सा एक टर्बुलेंस का जोन होगा। और इस प्राइस पर अगर आप पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, करिए। एक रीजनेबल अगर आप देखें जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना श्रेया, वो होगा करीब 470, 450 की ट्रैजेक्टरी में। इस बात को हम मान के चल रहे हैं कि ये खबर सत्य होगी और संडे को ये ऐलान हो जाएगा। एंड द सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपने और मैंने श्रेया 2 बजे डिस्कशन किया था। निफ्टी बैंक का लेवल था 56,375, और मैंने फिर कहा था उस वक्त रखिए, लॉन्ग लीजिए। 56,824 हो गया। मैंने आपको स्टैट से प्रूव किया OI शेड हो रहा है। किसका? 57,000 की कॉल का OI बिल्डअप हो रहा है 2 सेशन की शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी बैंक में। मेरे को लगता है मैंने जो 2 बजे व्यू दिया था, मैं अभी भी कायम हूँ उस पर। फर्स्ट इंस्टेंस पे जो मेरे को प्राइस विजिबल है निफ्टी बैंक के लिए, वो है 57,400 की ट्रैजेक्टरी। और एक और बात सुन लीजिएगा, मंडे मॉर्निंग के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए आपका बेस 56,000 और 55,800 की ट्रैजेक्टरी में होगा। वहीं पर जहां पे आपका 100 डेमा और वहीं पर जहां पे आपका 200 डेमा अलाइंड है। श्रेया।
निफ्टी बैंक निफ्टी क्या क्लोजिंग स्ट्रेटेजी होगी वीकेंड के बाद? और इनफैक्ट हमने सब कुछ समझ लिया, हमने बातचीत कर ली इस पे, और ऐसे ही अप्रोच करना है आपको इस मार्केट में। अच्छा, एक बार पिडिलाइट लेकर आइएगा स्क्रीन पर। ब्रेथ तो काफ़ी शानदार है मार्केट की। पिडिलाइट, आशीष जी, आपने सुबह एफएनओ सुपरस्टार में फ्यूचर्स में दिया था ना, उसका टारगेट हिट हो गया है गेस, क्या उस पर अपडेट होगा अब? जी श्रेया जी, इनफैक्ट सुबह वाला जो टारगेट था वो तो जरूर हिट हो गया, बट हमें लग रहा है कि उस पे भी लॉन्ग जाया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड में गिरावट है और ओवरऑल चार्ट ऐसे भी स्ट्रेंथ में था, तो हमें लग रहा है अब नया रिवाइज टारगेट 1580 का रखना है, और कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी करे। 1520 का रिवाइज स्टॉप लॉस कर ले बस। ठीक है, पिडिलाइट पर ये व्यू और अपडेट लिया हमने। चलिए अब डीलर्स डेस्क पर क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल, कौन से स्टॉक्स फोकस में, वो समझ लेते हैं ऊपर से। ऊपर बताइए डीलिंग रूम चेक। डीलिंग रूम से काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आज देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट श्रेया, एक इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली मैं कॉल करती हूँ डीलर्स को और वो पैनिक मोड में होते हैं और बताते हैं। आज तो एक्साइटमेंट में मुझे पहले ही कॉल आ गया बताने के लिए, तो मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव है। बाइंग देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड, फैमिली ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, सब तरफ बाइंग आती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स है जहाँ आप नज़र रख सकते हैं। सबसे पहले ब्रोकिंग स्पेस से मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे FII और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही डेस्क पे अच्छी खासी जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है। यूबीएस की रिपोर्ट भी आई थी और उसके बाद यूबीएस के जो क्लाइंट्स हैं, FII क्लाइंट्स, वहां से खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। दो स्टॉक और है जो आपको अपनी रडार पे रखने हैं। सबसे पहले पेटीएम, हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती हुई नजर आए, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट देखने को मिले, जिसकी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। दूसरा स्टॉक है पाइन लैब्स, यहाँ पर भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ खरीदारी आती हुई नजर आ रही है और डीलर्स की तरफ से भी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स देखने को मिले। तो ये तीनों स्टॉक्स आज डीलर्स की रडार पे और पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, मोतीलाल ओसवाल तो 6.5-7% चढ़ा भी है और इन लेवल्स पर भी डीलर्स पॉजिटिव हैं। पेटीएम, मोतीलाल ओसवाल और पाइन लैब्स डीलर्स डेस्क पर आते हुए। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और शुरुआत अमित जी आपसे बताइए, फिर मंडे के सेशन के लिए कौन सा काउंटर? जी, मैं फेडरल बैंक के साथ जाऊंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर, और जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है 52 वीक हाई के आसपास है। RSI भी काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 312 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 325 रुपीज के फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई अगर आप देखें तो शक शुबा नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पूरे बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त। प्रकाश सर, आपका ट्रेड? मेरा ध्यान है भारती एयरटेल पर। ये सुबह भी मैंने दिया था, उसका टारगेट था 1815, अचीव हो गया। अब 1815 स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेड करा 1822 पर, टारगेट होगा 1840 भारती एयरटेल। ओके, भारतीय एयरटेल टारगेट अचीव भी हो गया गाबा सर का, और इन लेवल्स पर भी आप इसे कैरी करने का सोच सकते हैं। तो ये गाबा सर की पिक हो गई भारतीय एयरटेल। मानस जी, आप बताइए मंडे के लिए कौन सा काउंटर? देखिए, मंडे के लिए BSE पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है और अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो BSE के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 4000 के जस्ट नीचे लगा के रखेंगे और टारगेट सेट करेंगे 4200 पे। ओके, BSE आपका ट्रेड। सौमिल, आपका कॉल क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक पर। IDFC फर्स्ट बैंक में एक ब्रेकआउट मिला है, एक ट्रायंगल पैटर्न का, ट्रेडिंग अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है ये ऊपर में जो टारगेट्स हैं मेरे, पहला टारगेट 78 का है, लेकिन मेरा दूसरा टारगेट 82 पे है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 73.50। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक ये हो गई सोमिल जी की पिक। अरुण जी, मंडे के लिए कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, GMR एयरपोर्ट में एक क्लियर ब्रेकआउट है। वीकली हाई को स्टॉक निकालने की कोशिश कर रहा है, तो 103.5 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल के आसपास बाई करें। 102 का स्टॉप लॉस रहेगा। 107 तक के टारगेट्स GMR एयरपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। GMR एयरपोर्ट्स, ये 103 की, ये 100 रुपए की जो अपनी वो लक्ष्मण रेखा है ना, उसको पार करके ट्रेड करता हुआ, दैट्स गुड। और आशीष बैती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, PSU बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इंडियन बैंक सुबह भी हमने इसे सुबह भी इसमें ट्रेड किया था। यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि बहुत मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है।
जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 840 का ऐसे मेंटेन करें। ऊपर में इसमें 880 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इंडियन बैंक डेज हाइपर और बैंकिंग स्टॉक्स का पलड़ा भारी हमारे BTST कॉल में, क्योंकि सारे BTST ही ट्रेड्स आए। जाहिर तौर पर वीरेंद्र जी, अगर ऐसी मार्केट वीक में अगर 3 दिन देखने को मिल जाए तो मन गदगद हो जाए। दीदार मार्केट का ऐसा 462 अंक ऊपर क्लोज होने की तैयारी, 23,626। बैंक निफ्टी 1600 अंक ऊपर। गजब के मूव्स। ब्रेथ बताने में आपको आज बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज अच्छा लगेगा श्रेया, आज अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये ठीक इन्वर्स है ना कि ये हफ्ता बस मज़ा आया श्रेया। मैं बताऊँ, एक पहले ब्रेथ दिखाइए फिर श्रेया से बात करेंगे। 126 एडवांसेस, आई मीन लॉन्ग्स, है ना। 126 लॉन्ग, 70 में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट मात्र 15 में और 5 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक बार लेके आइए अब स्लाइड्स, लॉन्ग कहाँ पर है। मैं आपको परसों भी कह रहा था, इवन दो मार्केट कोलैप्स हुआ था लेकिन पल्स में एक चीज़ बड़ी थी, बैंकिंग अपने साथ शॉर्ट कवरिंग लेके गया। श्रीराम फाइनेंस, चोला, मोतीलाल ओसवाल, L&T फाइनेंस, HPCL कंप्लीटली अगर आप देखें डिवोटेड टुवर्ड्स बैंक्स एंड NBFCs। अशोक लेलैंड शॉर्ट कवर, आइनॉक्स विंड, आदित्य बिरला फैशन, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे आज एक रिवर्सल था। और नेस्ले, ऑल इंडिया, टेक महिंद्रा, ONGC, बजाज ऑटो, आज इनके लिए दिन अच्छा नहीं रहा, मोस्ट स्पेशली फॉर IT। और हल्का सा अगर आप देखें निफ्टी, कुछ भी अगर इक्का दुक्का अगर आप देखें पायदान पीछे था वर्सेस निफ्टी बैंक, दैट वाज द रीजन। परसिस्टेंट, कोफूड, सोलार इंडस्ट्री, HCL टेक्नोलॉजीज और प्रीमियर। श्रेया जानती हैं, जब मंडे को हम आए थे इस हफ्ते, पॉलिसी की बात थी और एक सब्सटेंशियल गैप डाउन था, सब्सटेंशियल। मेरे आशीष से बात हो रही थी, सुभाष जी से बात हो रही थी, हमने बात की। कभी कभी आंकड़े बोलते हैं, कभी कभी चार्ट्स बोलते हैं। पता है श्रेया, हमने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की थी सोमवार की सुबह सुबह कि डाइवर्जेंस क्या होता है। 8 बजे हमने बात की डाइवर्जेंस क्या होता है। एक चीज 3 महीने से गिर रही है, वर्ल्ड की वर्स्ट है, और 1 महीने में वो वर्ल्ड की बेस्ट है, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस। सोमवार की सुबह हमने बात की थी, मुनाफे की तैयारी में रखा भी था। और उस आप डाइवर्जेंस का कमाल देखिए श्रेया, 53,500 का इंडेक्स ऑलमोस्ट 57,000 को दस्तक दे रहा है। ठीक है, खबर बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी प्राइस कहता है कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन। वो हमने इस हफ्ते CNBC आवाज में कैप्चर किया। मुझे खुशी है इस बात की। ऑलमोस्ट वी आर स्ट्राइकिंग 56,850 शेयर। बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही सर। खबर तो अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े, लेवल्स देखकर एक व्यू लेना और फिर वही प्ले आउट होना स्क्रीन पर अपने आप में बड़ी बात है। और इसलिए CNBC आवाज़ पर दर्शक भरोसा करते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल सर, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से सभी लेवल्स सामने रखने के लिए और दिशा देने के लिए हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, साथ ही ट्रेडर्स को। तो ये तो बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही पूरे ओवरऑल मार्केट पर। लेकिन अगला हफ्ता कैसा होगा, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या होंगे जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जो दिशा और दशा तय करेंगे मार्केट की अगले हफ्ते, वो समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, बताएं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। अगला हफ्ता श्रेया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत मार्केट ने आज से ही ऑलरेडी कर दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाला संडे, यानी कि 14 जून। श्रेया पूछिए क्यों? यहाँ पे है प्रेसिडेंट ट्रंप का बर्थडे। 80 साल के आपको इस संडे को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो होते हुए दिखाई देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अगले हफ्ते उनके बर्थडे का जो रिटर्न गिफ्ट है बाजार को क्या आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा काफी सारा डेटा है जो अगले हफ्ते आने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें सोमवार की, मंडे की, तो इंडिया में WPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भी यहीं आता हुआ दिखाई देगा। यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा भी आएगा। और G7 समिट की जो शुरुआत है 15 तारीख से हमें होती हुई दिखाई देगी और 17 तारीख तक ये चलेगी, जहां पे हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है इवेंट को अटेंड करे और काफी सारे जो नए डेवलपमेंट्स है वो होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 16 जून की तरफ बढ़ा जाए तो चाइना में काफी सारे डेटा आने वाला है। हाउस प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। जापान में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है इस दिन आना है। साथ में यूएस में हाउसिंग स्टार्ट का डेटा आएगा और इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। 17 जून की बात करें तो यूएस में यहाँ पे फेड का इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो आएगा। FOMC के जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन का डेटा है वो आएगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में यहाँ पे जो बोनस है 1:3
वो भी आता हुआ दिखाई देगा। 18 जून की तरफ अगर बढ़ा जाए तो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए वैसे 17 जून रात के 12 बजे हैं, तो 12 बजे के बाद 18 जून लग जाता है, इस वजह से मैंने ये इसमें मेंशन किया है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा यूएस में, और स्टॉक्स के लिहाज से लॉयड की, आईसीसी लॉम्बार्ड की और हेवल्स की यहाँ पे एजीएम है। अब बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 19 जून की, जापान में यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पे एजीएम होगी। तो पूरे के पूरे मार्केट की नजर यहाँ पे आती हुई आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा संडे को एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है, वुमेन्स वर्ल्ड कप। यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 जून को और 17 जून को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, यानी कि अगला हफ्ता फुल एक्शन। ओके, तो अगला हफ्ता एक्शन पैक वाला है। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए और इंटरेस्टिंग अपडेट है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे दर्शक जो है वीरेंद्र जी वो स्पोर्ट्स प्रेमी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्विटर पर आपको भी टैग करते होंगे, मुझे भी टैग करते होंगे, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, सुनना चाहते हैं आप लोग से भी। और ये फीफा वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है और साथ में अब 14 जून को वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है, तो अपने आप में बड़ी दो इवेंट्स स्पोर्ट्स के लिहाज से। लेकिन हफ्ता शानदार क्लोज हो रहा है, वो अच्छी चीज़ वीरेंद्र जी। और कुछ स्टॉक्स थोड़ा रख देती हूँ स्क्रीन पर जो ऑलमोस्ट डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर भारतीय एयरटेल जो 2.5% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर बंद हो रहा है। बजाज फाइनेंस लगभग 5.5% ऊपर। जियो फाइनेंशियल, रिलायंस देखिए, अच्छा रिलायंस की तो हम बात करना भूल ही गए आज के सेशन में, इसने भी बड़ा योगदान दिया है। और रिलायंस 2.5% ऊपर, ऑलमोस्ट देखें आप तो डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, क्लोजिंग अच्छी हो रही है। रिलायंस का जिक्र हुआ तो एक बार डिस्क्लेमर प्लेट भी चला दीजिए। अगर आपको ये प्राइस एक्शन देखकर खरीदने का मन कर रहा हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। बस हमने एक प्राइस एक्शन बताया है आपको। आईटीसी यहाँ पर निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। विप्रो, अच्छा विप्रो भी सुधरा। एक बार आईटी पैक क्या किया जाते जाते, जहाँ पर थोड़ी हमने नरमी देखी थी, लेकिन जिस तरीके से मार्केट चढ़ा, क्या आईटी ने भी कंट्रीब्यूट किया? नहीं, आईटी इंडेक्स फ्लैट है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखें आईटी में, विप्रो, टीसीएस, ओरेकल फाइनेंशियल, इसकी लगातार चर्चा हुई। एलटीएम, इन्फोसिस ने निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाकर क्लोजिंग दी है। तो आईटी पैक फ्लैट रहा, हालांकि इसने भी रिकवरी दिखाई इंट्राडे में। तो फ्राइडे का सेशन तो काफ़ी अच्छा रहा और आज का प्राइस एक्शन इस पूरे हफ्ते को सुधार दिया वीरेंद्र जी। और तो क्लोजिंग देख लेते हैं, शानदार क्लोजिंग बिग वॉल पर आपके साथ। बिल्कुल श्रेया, देखिए वीकली बेसिस पर पहले बताता हूँ मैं आपको, सिंस इट्स फ्राइडे आज वीकली चार्ट्स की फॉर्मेशन होगी। मैं टिप्पणियाँ करता जाऊँगा। आफ्टर 1 जून यानी जून में फर्स्ट टाइम ऑन वीकली चार्ट्स हम 10 डेमा के इतने नज़दीक बंद हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट स्पेशली ऑन डेली चार्ट्स हम 20 डेमा के ऊपर बंद हो रहे हैं 29 मई के बाद, यानी फर्स्ट टाइम इन जून। जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, लगभग 57,000 के प्राइस पर निफ्टी बैंक इज क्लोजिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और मोस्ट स्पेशली बिग बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स पर भी सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हो रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप ने आज एक अद्भुत मूव दिया और वो एमफी के आंकड़ों के बाद 2 दिन डिसअपॉइंटमेंट के बाद आज 3% अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे मिड कैप में। स्मॉल कैप में अगर आप देखें 3% का मूव। उसके बाद सेक्टोरल इंडिसेस लेके आइएगा। सिर्फ अगर आप एक आईटी को छोड़ दें जो कि जाते जाते फ्लैट हो गया, अदर देन दैट एवरीथिंग, आई मीन ईच एंड एवरीथिंग, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, रेस्ट्रिक्टेड गेंस थे। ये लाजमी है कि जब रेट सेंसिटिव्स चलेंगे, एग्रेसिव स्टॉक्स चलेंगे तो फार्मा बैकफुट पे होगा। बट लुक एट रियलिटी, 3.5% ऊपर, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2.25% ऊपर, कैपिटल गुड इंडेक्स लगभग 2.25% ऊपर। बट विद इन दैट कैपिटल गुड इंडेक्स एलएनटी वाज क्रिटिकल, स्पेशली इस न्यूज़ फ्लो के बीच में। और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स लगभग 1.5% ऊपर रहा। तो हर तरफ हरियाली हरियाली। एक दिन इस हफ्ते ऐसा भी था जब सारे के सारे 50 के 50 स्टॉक्स लाल थे। बट लुक एट, आई मीन क्लोजिंग, इट्स 23628 और श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, इंडिगो, टाटा मोटर्स, पीवी और टाइटन और एटर्नल, इन सभी काउंटर्स में शानदार मूव था। बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, इंश्योरेंस, सब ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। बैकफुट पे नेस्ले, वो खबर आई जिसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन एक शानदार क्लोजिंग। 26,331 पे 470 अंक ऊपर। न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल सेटअप, सब कुछ अगर आप देखें तो आज अच्छा रहा और बहुत दिनों बाद एक शानदार क्लोज और बड़े एवरेजेस के ऊपर। इसे कहते हैं सुकून भरा हफ्ता और सुकून भरी क्लोजिंग। श्रेया, बिल्कुल हफ्ता शानदार रहा,
सुकून भरा क्लोजिंग हुआ और इससे अब वीकेंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वीरेंद्र जी, आपके लिए तो और महत्वपूर्ण है ये वीकेंड। आप तो सैर सपाटे पे निकल रहे हैं सर, वापस कब लौटेंगे फिर? मैं वापस लौटूंगा मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार को, अगले से अगले मंगलवार को, है ना। बट थोड़ा सुकून, तब तक हम छुट्टी से आ जाएंगे आराम से सोमवार को, और थोड़ा सुकून मिलेगा पहाड़ों में जाके। बस यही सुकून इकट्ठा करेंगे, फिर आ जाएंगे वापस। बिल्कुल। चलिए, फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा रहा और अब वीकेंड पे उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी के जन्मदिन पर एक अच्छा गिफ्ट हमें मिल जाए, पूरे देश को मिल जाए, यही उम्मीद रहेगी। चलिए, इस शो को वाइंड अप करते हैं फिर। हैप्पी वीकेंड टू आवर व्यूअर्स, हैप्पी वीकेंड वीरेंद्र जी आपको, एंड हैप्पी हॉलीडे एज वेल। मंडे मुलाकात होगी अपने व्यूअर्स के साथ सारी समीकरण को लेकर, मॉर्निंग कॉल, साथ ही मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।